हेलो फ्रेंड्स, स्वप्निल हियर। दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल पाटनी। आई एम फ्रॉम पुणे। आई हैव कंप्लीटेड सीए, सीएस, एलएलबी, बीकॉम एंड सीसा। जैसे कि आप जानते हो, मेरे डिग्री में सीए के साथ साथ में मैंने एलएलबी और सीएस को इसीलिए किया था क्योंकि राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ माय करियर आई यूज्ड टू लाइक दिस सब्जेक्ट वेरी मच। इसीलिए मैंने उसी को ही अपना प्रोफेशन बनाने की सोचा, बिकॉज मुझे पहले से ही लॉ सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और उसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आई हैव स्टार्टेड टीचिंग सीए इंटरमीडिएट लॉ एज वेल एज सीए फाइनल लॉ। दोस्तों, ये लेक्चर में आपको बहुत मजा आएगा। आई एम वेरी श्योर। जिस शिद्दत से मैं पढ़ाने जाने वाला हूं, कम से कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होगा। आपने अगर मुझसे पढ़ा हो, मुझसे ना पढ़ा हो, तो जरूर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आपके पास में मेरे चार्ट्स होना जरूरी है और चार्ट्स मैंने मेरे स्वप्निल पाटनी क्लासेस का जो एंड्रॉइड पे ऐप है उसके ऊपर अपलोड किए हुए। आप उसको खोलकर सारे चार्ट्स देख सकते हो। एंजॉय दिस लेक्चर गाइस। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपके कमेंट्स अगर आते हैं, आपको इससे फायदा होता होगा, तो डेफिनेटली मैं अगले रिवीजन लेक्चर्स को भी अपलोड करवाऊंगा। इसके पहले अटेम्प्ट में भी मैंने रिवीजन लेक्चर्स अपलोड करवाए थे। इसको 1.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज हुए थे एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी। और जो कमेंट्स मुझे आ रहे थे, आई वाज सो हैप्पी कि लोगों को बहुत मजा आ रहा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी देखें और आप लोग भी कमेंट करें ताकि मुझे समझे आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं पूरा आपको गारंटी करता हूं कि कम से कम समय में आपका बहुत ज्यादा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। हम लोग कम से कम समय में पूरा कॉर्पोरेट लॉ अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। और दोस्तों, इतनी ही मेरी विनती है, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगेंगे तो जरूर आप अपने जूनियर्स को भी बताइए। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, एक बात, मेरे लेक्चर्स अगर फुल लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो फुल लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन swapnilpatni.com। अब वो पेन ड्राइव पर भी अवेलेबल है और मेरी फास्ट ट्रैक बैचेस भी पेन ड्राइव फॉर्म में swapnilpatni.com पर अवेलेबल है। तो आओ बच्चों, करें शुरुआत। थैंक यू सो मच। So guys, welcome back. We are moving on the next chapter जिसका नाम है डिविडेंड, which will start from section number 123 till section number 127। दोस्तों, आप सभी जानते हो ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज फॉर ओल्ड सिलेबस लॉ। और जो लोग न्यू सिलेबस के इस समय मुझे YouTube पे देख रहे हैं, उनको मैं सूचित करना चाहूंगा, अगर आपके न्यू सिलेबस है फिर भी दिस चैप्टर इज देन व्हाट ऑडिट सब्जेक्ट, तो आपको वैसे भी करना जरूरी है। सो काइंडली वॉच दिस। अगले 15 मिनट में आपका ये डिविडेंड चैप्टर खत्म होगा। आप जवाब देंगे बच्चों, डिविडेंड कहां से दिया जाता है। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर फ्रॉम द पास्ट ईयर प्रॉफिट और द करंट ईयर प्रॉफिट और फ्रॉम बोथ। और कभी कभी कुछ केसेस में ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकते हैं, स्पेशली जब सेंट्रल गवर्नमेंट वाली या स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कंपनी होती है। उस केस में अगर उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और उन्होंने नहीं दिया, तो वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है। बराबर बोल रहा हूं मैं? अब बताओ बच्चों, इस केस में बात करेंगे, इस साल के प्रॉफिट की बात करेंगे। और अगर इस साल प्रॉफिट नहीं है तो वी कैन यूज द रिजर्व्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। बट व्हेन यू यूज द रिजर्व ऑफ द प्रीवियस ईयर, यू हैव टू फॉलो रूल 3 के 4 कंडीशंस एंड यू नो व्हाट दोस 4 कंडीशंस आर। उसके पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि मैं डिविडेंड देना चाहता हूं, मैं कैश में दे सकता हूं? हां, दे सकता हूं। क्या मैं आरटीजीएस कर सकता हूं? हां, कर सकता हूं। मैं एनईएफटी हां कर सकता हूं। क्या मैं पोस्ट डेटेड चेक दे सकता हूं? जी नहीं दे सकता हूं, मैं चेक दे सकता हूं। आगे बात, क्या मैं गुड्स में काइंड्स में दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब बताओ बच्चों, डिविडेंड किसको देना चाहिए? डिविडेंड सिर्फ उनको देना चाहिए जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होते हैं, या फिर हम उनके, बोलो ना, उनके बैंकर को, या फिर उन्होंने जिसको ऑर्डर दी होगी उन सबको डिविडेंड दिया जा सकता है। आपसे एक सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड? डिविडेंड का मतलब होता है एनी फाइनल डिविडेंड व्हिच इज डिक्लेयर्ड ऑन द एजीएम इज कॉल्ड एज व्हाट? फाइनल डिविडेंड। एंड एनी डिविडेंड व्हिच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 जनरल मीटिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरिम डिविडेंड। बट अब की बार इसमें आया हुआ है अमेंडमेंट। मैं अमेंडमेंट बस 2 मिनट बाद पढ़ाऊंगा बिकॉज उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगला सवाल, आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले क्या रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करना झक मार के जरूरी है? जी नहीं है। करना है तो करो, वरना ना करो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, जवाब देंगे दोस्तों, जवाब देंगे दोस्तों। रूल 3 के 4 कंडीशंस कौन सी? अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग द प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर, आई एम यूजिंग द प्रॉफिट ऑफ दी, मतलब पिछले से। पहली बात तो इस साल प्रॉफिट नहीं हो तो डिविडेंड देना नहीं चाहिए, और आपको देने की इतनी ही ग्रेट ग्रैंड मस्ती है ना, तो दे दो। तो फिर रूल 3 की 4 कंडीशन आपको पिछले साल की फॉलो करना पड़ेगी। नंबर 1, उसकी ऐसा लिखा है कि पिछले 3 सालों का जो एवरेज डिविडेंड है उससे ज्यादा। दूसरी कंडीशन बताओ, दूसरी कंडीशन देने से पहले आपने पास्ट ईयर के सारे जो लॉसेस और डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करना चाहिए। तीसरी बात, अरे बताओ भाई, वो कैसे, उसका कैलकुलेशन कैसे करना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 4 कंडीशन पूछ रहा हूं, कैलकुलेशन में बताऊंगा। हाँ, तीसरी बात, 1/10 क्या बोला है? अरे लिखा है भाई, यहां पे लिखा है टोटल अमाउंट ड्रॉन नॉट एक्सीडिंग 1/10 ऑफ दिस सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड व्हाट?
मतलब जो टोटल अमाउंट जो डिविडेंड होता है उसकी वैल्यू कितनी होना चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 1/10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट में क्या लिखा है? ये जितनी अमाउंट है वो किसका 15%? यहां पे लिखा अमाउंट ड्रॉन फर्स्ट बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉस। ये तो हो गया। बैलेंस ऑफ रिजर्व्स नॉट फॉल बिलो व्हाट 15% ऑफ व्हाट, मतलब इसके अगर आपने उसका जो पैसा है जो रिजर्व में कितना पैसा जमा रहना चाहिए, मतलब ये डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में 50, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 करोड़ का कैपिटल है, उसका 15% कितना हो गया? 150 करोड़ हो गया। तो मतलब ये डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में मेरा जो रिजर्व है 150 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है, राइट? मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में रिजर्व की अमाउंट कम से कम मेरा 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इतनी रहना चाहिए, राइट? इसके कैलकुलेशंस कैसे करना चाहिए, वो कैलकुलेशंस के लिए मैं आपको अब ये दिखाने जा रहा हूं कि कैलकुलेशंस इसका कैसे किया जाए। बहुत ही इसका अजीब टाइप का कैलकुलेशन है, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। कैलकुलेशन बड़ा ही हटके है, देख लो एक बार, आपको समझ ही आएगा कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, ये रहा कैलकुलेशन आपके सामने। सबसे पहली बार देखो क्या लिखा है यहाँ पे। अगर आपको ऐसे डिविडेंड देना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले नंबर 1 क्या करना है? जो पिछले 3 साल का जो एवरेज डिविडेंड का, फॉर एग्जांपल इट इज 10%, तो 10% से पेड अप शेयर कैपिटल को मल्टीप्लाई करना है। बराबर बोल रहा हूं मैं? एवरीबॉडी बराबर है? 10%। उसके बाद में क्या होना चाहिए? पॉइंट नंबर 2, अभी इसका कैलकुलेशन देख लो। पॉइंट नंबर 1 बराबर है। अब स्टेप नंबर 2 देखो क्या लिखा है। टोटल अमाउंट, ये दोनों पॉइंट मालूम है कौन से बताओ? 10% ऑफ एफआर प्लस पेड अप शेयर कैपिटल, ये अमाउंट आना चाहिए। और दूसरा आना चाहिए ये जो अमाउंट है वो रिजर्व में कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रहना चाहिए। उसके अलावा कितना भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो अमाउंट आई है 1/10, ये आई है 100 करोड़ और ये आई है 150 करोड़, तो दोनों का लोअर कितना हो गया? 100 करोड़ हो गया। और ये जो अमाउंट आ रही है ना, कौन सी? ये अमाउंट आई है मेरी, मान लो 60 करोड़। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कितनी आई? तो अभी हमारे पास ये 60 करोड़ का फिगर है, उसका दोनों का लोअर कितना है? 100 करोड़। इमेजिनरी फिगर्स है मेरी सारी। ओके, अब तीसरा बात क्या लिखा है इसमें? जो हमारे कंपनी का करंट लॉस है और जो प्रीवियस ईयर का लॉस है वो माइनस कर दो। अब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का लॉसेस मान लो 20 करोड़। कितना है? 20 करोड़। कितना है? 20 करोड़। अब क्या लिखा है इन्होंने? स्टेप 2 में से स्टेप 3 माइनस करो। मतलब जो मेरा 100 करोड़ आया था ना, उसमें से 20 करोड़ माइनस कर दो, तो कितना हो गया ये? 80 करोड़। पर मुझे क्या बोला, ये 80 करोड़ जो है ना, फिर भी आप 80 करोड़ नहीं दे सकते, बिकॉज पिछले 3 साल का एवरेज जो है वो 60 करोड़ था। मतलब भले ही स्टेप 2 में से स्टेप 3 माइनस करके जो अमाउंट आई है, इट इज अमाउंट वाज 80 करोड़, स्टिल यू कैन नॉट मेक द पेमेंट ऑफ 80 करोड़ बिकॉज यू अर्लियर हाउ मच यू पेड ओनली 60 करोड़। तो मतलब किसी भी हालात में, अरे मुझे बताओ, जब प्रॉफिट था तो हमने 60 करोड़ एवरेज डिविडेंड दिया, तो जब लॉस है तो हम 60 करोड़ से ज्यादा कैसे दे सकते हैं? तो भले ही स्टेप 2, 3, 4 का आंसर अगर 80 करोड़ आ रहा है, फिर भी आई कैन नॉट मेक द पेमेंट ऑफ 80 करोड़ बिकॉज पहले वाला एवरेज कितना था मेरे पास में? बता देंगे, समझ गया? बताएंगे स्टेप 1 क्या करना है। पिछले जल्दी से, इस पूरे चैप्टर में इतनी चीजें जो कैलकुलेशन वाली, बाकी सब चैप्टर फास्ट खत्म होता है। बताए नंबर 1 क्या लिखा है? पिछले 3 साल के, अरे बोलो यार, पिछले 3 सालों के एवरेज से ज्यादा। दूसरी बात, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में 2 बातें हैं। एक तो 10% ऑफ एफआर प्लस पेड अप शेयर कैपिटल, और मेरे रिजर्व में से इतना पैसा मैंने यूज करना चाहिए कि कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा बच जाना चाहिए। ये दोनों की जो अमाउंट है उसका विचरस लो। स्टेप नंबर 3 क्या बोलते हैं? हमारे करंट ईयर का लॉस और प्रीवियस ईयर के लॉसेस दोनों को उस स्टेप नंबर 2 में से माइनस कर दो। जो अमाउंट बचेगी, फॉर एग्जांपल वो 80 करोड़ बची है, बोलो आगे, 80 करोड़ बची है, तो 80 करोड़ फिर भी आप दे नहीं सकते बिकॉज आपका पहले 3 साल का एवरेज जो 60 करोड़ था, फॉर एग्जांपल उल्टा हो गया। कैसा हो गया? मान लो मेरा 3 साल का एवरेज जो था वो 120 करोड़ था और ये अमाउंट आई है 80 करोड़, तो क्या बोलेंगे आप? विच एवर इज, तो मतलब कितना 80 करोड़ दे सकते हैं आप? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? ओके। और जिन लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं, अगर आपको कैलकुलेशन वापस नहीं समझ में तो आप मुझे ही 2-3 बार रिवाइंड करके देख लेना। मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, आपको नहीं समझा वो आपका प्रॉब्लम था, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये आपके सामने, सही बोल रहा हूं ना मैं? ये कैसा है, जिन्होंने किया उनको समझता है, और जिन्होंने पहली बार करा ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो ऐसा नहीं कि वो रैंडम कुछ नहीं, वो 4 स्टेप दिखने के लिए। अच्छा, बुक में ऐसा कैलकुलेशन दिखाया नहीं उन्होंने, प्रैक्टिस मैनुअल में एक क्वेश्चन वो भी सॉल्व किया, वो भी अलग तरीके से सॉल्व किया है। इसको कैसे करना है उसके ऊपर अभी तक आईसीआई ने कभी खुलासा नहीं किया है। उसकी सिर्फ 4 स्टेप लिखी थी, पर प्रैक्टिकली 4 स्टेप यूज कैसे होते हैं उसके बारे में आईसीआई के पास में खुलासा नहीं है। वो है भी तो एक पीएम में, और वो भी ऐसे ही वाहियात टाइप से सॉल्व किया हुआ है, वो ऐसे सॉल्व नहीं किया उन्होंने।
पर आंसर ऐसे ही करना है आपको। ओके फाइन, एनीवेज नो प्रॉब्लम यार, उसके ऊपर ज्ञान बंद करेंगे, अब दूसरा पढ़ेंगे। अच्छा मेरा एक सवाल है, जिस कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आपको जवाब देना कितने ही दिनों के अंदर वो शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए। अरे बोल दो यार, कितने दिनों में जमा होना चाहिए? ठीक है, आपको ऐसे प्रेजेंटेशन से दिखाता हूं तो आपको जल्दी जल्दी समझेगा, राइट? ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, बोर्ड ऑफ, अब क्या बताओ, फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड। अप्रूव कौन करता है? इंटरिम डिविडेंड को रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड। और अप्रूव भी कौन करता है? बोर्ड, बराबर है। अब आपसे एक सवाल है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड चाहे इंटरिम हो चाहे फाइनल हो, अगर उन्होंने रिकमेंड किया तो उसके बाद में बताओ अप्रूवल कौन देगा? चलो मतलब फाइनल की बात करते हो, फाइनल की कौन अप्रूवल देगा इसको? अब बताएंगे, शेयर होल्डर जब अप्रूवल देंगे तो ऐसे जनरल मीटिंग होगी, और जनरल मीटिंग में ये जो इंसान है वो कौन है? ये इंसान है, ये सारे लोग कौन बैठे हुए? ये शेयर होल्डर्स बैठे हुए। और शेयर होल्डर, ये बंदा जो चीख रहा है वो क्या बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला है कि 10%, एग्जांपल बोल रहा है 10% डिविडेंड होना चाहिए, और अगर इन लोगों ने ओआर पास करके उस डिविडेंड पे मोहर लगा दी, तो मुझे बताओ विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम दिस मीटिंग इट शैल बी डिपॉजिटेड इन शेड्यूल बैंक? विद इन 5 डेज, बराबर बोल रहा हूं? तो इसके 5 दिनों के बाद, कितने दिनों के अंदर? यहां से लेके 5 दिनों के अंदर दिस अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड इन व्हाट? शेड्यूल बैंक। इसका मतलब क्या होगा? 5 दिन के अंदर डिपॉजिट होगा। उसके बाद में बोला कि जिस दिन से डिक्लेयर हुआ है यहां से, वहां से लेके 30 दिनों के अंदर, मतलब जिस दिन से मीटिंग हुई थी उससे लेकर 30 दिनों के अंदर इस आदमी के पैसे उसको मिल जाना चाहिए। मतलब दैट पर्सन शुड बी गेटिंग हिज फंड्स विद इन, मतलब उसके हाथ में चले जाना चाहिए 30 दिनों के अंदर। पर हो सकता है कंपनी ने उसको 30 दिनों के अंदर पैसे नहीं दिया, कंपनी ने बहुत बड़ी गलती की है, तो कंपनी को अब की बार कितना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 18%। क्योंकि अब की बार पैसा कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। किसको दे रही है? शेयर होल्डर को। कब तक देंगी? जब तक उसका पैसा डिले होता रहा। पहला दिन कब से माना जाएगा इंटरेस्ट का? 30वें दिन के बाद वाला पहला दिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां से चालू होगा। कब? पहले 30 दिन में तो देना ही नहीं था। 30 दिन तक भी अगर मान लो 40वें दिन दिया तो 10 दिन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितने रुपए से? 18% पर एनम से। अगला सवाल ये रहा मेरा आपके सामने, बताओ किस किस को आप डिविडेंड देते हो? रजिस्टर शेयर होल्डर को, बैंकर्स को, या उसके ऑर्डर से? बताओ कौन से? कैश में दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। चेक में दे सकते हैं, डिविडेंड वारंट में दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हैं, गुड्स में नहीं दे सकते। अगला सवाल ये रहा आपके मेरे सामने, बताओ बच्चों डिविडेंड दिया था पर वो आदमी डिविडेंड लेने आया च नहीं, उसने अपने चेक को इनकैश नहीं किया, तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? उसके 7 दिनों के अंदर, मतलब 30 दिनों के बाद के 7 दिनों के अंदर दिस फंड्स शुड बी डिपॉजिटेड इन अनपेड डिविडेंड अकाउंट एज पर सेक्शन 124। अभी तक का जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये है 123 देना चाहिए ऑल दैट। यहां पे 124 में लिखा है अगर ये पैसे नहीं दिए 30 दिनों के अंदर, वो आदमी नहीं आया लेने, उसने चेक अपना इनकैश, वैसे तो आजकल चेक वाला सिस्टम ऑलमोस्ट बंद ही है, ऐसा कोई लिखा नहीं, जो चीजें आजकल तो एनईएफटी होता है, तो लेने नहीं लेने का सवाल ही नहीं। पर मान लो बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी कंपनी जो चेक में देती है, तो बोलते कि बहुत सारे लोग चेक जो जमा नहीं करते, तो मान लो इन्होंने 1000 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ, 200 करोड़ वाले चेक अभी तक इनकैश नहीं हुए, तो 200 करोड़ तो इनकैश में पड़ा हुआ है, 800 करोड़ लोगों ने इनकैश कर लिए। अब 200 करोड़ ये पैसा कंपनी के बाप का तो है नहीं, कंपनी ने ये पैसे उठा के उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना चाहिए, बराबर? कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर, बराबर है? क्या नाम पे? अनपेड। अब एक सवाल है, अगर कंपनी ने यहाँ पे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा जमा नहीं करवाया तो कंपनी विल हैव टू मेक द पेमेंट टू द बैंक अलॉन्ग विथ कितना इंटरेस्ट? 12% पर एनम की। अब की बार ये शेयर होल्डर को पैसा नहीं जाएगा। कुछ लोग कहते हैं 12% का भुगतान कौन करेगा? दोस्तों 12% देगा कौन? कंपनी देगा। किसको देगा? बैंक में डालेगा। मतलब अर्थात सुनो मेरी बात, 1000 करोड़ डिक्लेयर किया था, 800 करोड़ लोगों ने इनकैश किए, 200 करोड़ बच गए थे, तो 200 करोड़ इन्होंने अनपेड उड़ो, मतलब अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना चाहिए था। उड़ो में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना चाहिए। पर मान लो इन्होंने 7 दिन के अंदर नहीं डाला, इन्होंने उसको डाला है समझो 30 दिन के बाद के 7 दिन के अंदर, मतलब 37th डे पे पैसा हो जाना चाहिए जमा। अरे बोलो ना, एजीएम के 37 पे, मतलब पर इन्होंने एजीएम के 100th डे पे डिपॉजिट किए, तो मतलब हुआ क्या है? 63 डेज का जो इंटरेस्ट है वो पर एनम 12% के हिसाब से 200 करोड़ पे बना, मान लो 20 करोड़, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 220 करोड़ जमा करना चाहिए यहां पे। समझ गए? कितना जमा करना चाहिए? मतलब कब जमा? जब भी जमा करेगा उस दिन तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जाएगा।
तो मान लो जमा हो गया, उसके बाद में इसके बाद में एक अमेंडमेंट आई थी कि विद इन 90 डेज उन्होंने अपने वेबसाइट पे लिखना चाहिए कि अभी तक 90 डेज तक ये वेट करेंगे कि कोई हो सकता है कुछ लोग जाग जाए कि भाई चलो अब उड़ो में चला गया, वो पैसे इनकैश कर लेंगे। 90 डेज के अंदर 50 करोड़ वाले लोग आके चले गए, मतलब 50 करोड़ लोगों ने इनकैश कर लिया। अरे बोलो ना 50 करोड़ रुपए इनके, अभी कितने बचे? 150। तो 150 करोड़ वाले लोग कौन से उनकी लिस्ट वेबसाइट पे लगेगी, और उन सारे वेबसाइट पे भी लगेगी जिनको एमसीए ने बोला हुआ, मतलब भारत सरकार और भी जिस जगह पे बोलेगी, मान लो रिलायंस की वेबसाइट पे तो आएगा ही आएगा, पर उन्होंने जो वेबसाइट पे बोलेगा उन वेबसाइट पे भी लिखा जाएगा कि इन निम्नलिखित लोगों ने अपना डिविडेंड अभी तक नहीं लिया। बताओ क्यों लगाया गया? ताकि हर किसी को इंसान हो सकता है अपने घर पे नहीं, उसने घर चेंज कर दिया, उसका चेक है उसको मालूम नहीं था, पर वेबसाइट के थ्रू उसको मालूम हो जाएगा, तो वो पर्सन आके अपना पैसा इनकैश कर सकता है। पर सोचो कुछ ऐसे दरिंदे लोग अभी तक आए नहीं, 7 साल बीत गए। कितने बीत गए? तो ये पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा? IEPF, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के बाद में क्या ये पैसा अपने पैसे, ये आदमी अपने पैसे ले सकता है क्या? जी ले सकता है, पर अब की बार उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगना पड़ेंगे। और 7 सालों के अंदर पैसा ले सकता है क्या? हाँ ले सकता है। किससे मिलेगा? कंपनी से मिलेगा। कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो रही है कि 7 साल के बाद में ये पैसा जब जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब अपने पास में रख लेगी, अब ये मिलेगा नहीं, क्योंकि 125 सबसेक्शन 3 को जब पढ़ते हो ना आप, तो उसमें लिखा ही है IEPF में कि कौन से पेमेंट हो सकते हैं। तो उस पेमेंट में ये भी बात लिखी हुई है कि इन लोगों को अपना पैसा हो सकता ना, मान लो अक्षय कुमार को डिविडेंड दिया था, 7 साल वो गया नहीं, 8वें साल गया, तो 8वें साल कहां जाना पड़ेगा उसको अपना पैसा वापस मिलेगा। बराबर है? अब मेरी एक बात सुन लेना ध्यान से, जो अमेंडमेंट आया है, जो इसके पहले अटेम्प्ट में ही आया था, पहले साल डिविडेंड डिक्लेयर किया, अक्षय कुमार नहीं गया, लगातार 7 साल डिविडेंड डिक्लेयर हुए, वो गया नहीं। अब की बार हम ऐसा फील करेंगे कि अक्षय कुमार अब दुनिया में नहीं रहा, और अब इस अक्षय कुमार के, तो पहले तो सिर्फ डिविडेंड को IEPF में भेजा था, अब की बार उसके शेयर्स को भी IEPF में भेज दिया जाएगा। वापस से मैं एक बार बोल के दिखाता हूं, पहले साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, अक्षय कुमार नहीं गया, दूसरे साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, नहीं गया, तीसरे साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, नहीं गया, चौथे साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, नहीं गया, 5वें साल कौन नहीं जा रहा है? कंपनी देते गई, वो नहीं गया। 7 साल लगातार कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करते रही, और अक्षय कुमार नेवर एवर इनकैश्ड इन लास्ट 7 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? लगातार। अगर इस दौरान अगर एक भी साल इनकैश कर लेता ना, तो उसके शेयर्स IPF में ट्रांसफर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 5 साल तक अक्षय कुमार नहीं गया, फिर 1 साल लिया, फिर अगले 3 साल और नहीं लिया, तो फिर भी नहीं जाएंगे। लगातार 7 साल नहीं आए तो ऐसा फीलिंग हो जाता है कि आदमी दुनिया में नहीं रहा, आ रहा नहीं, मतलब क्या करेंगे? चल बसा होगा। तो क्या करेंगे, इसकी जो शेयर्स है, उस शेयर्स की पूरी अमाउंट IPF में चला जाएगी। कल अक्षय कुमार देखेगा अपने डीमैट अकाउंट में तो शेयर्स ही नहीं बचे। Now he wants to sell his shares, but he will not be able to sell his shares because his shares are transferred to IPF account. पर अगर उसको अपने शेयर्स वापस लाना है, तो अब इसको गवर्नमेंट को 10 बार चक्कर मार के एप्लीकेशन करने के बाद में हो भी सकता आएंगे, हो भी सकता नहीं आएंगे, बिकॉज ये तुम्हारी गलती कि तुमने डिविडेंड को इनकैश नहीं किया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये गाइस कम ऑन, मुझे बताओ, जो कंपनी, ये आपको समझ गया होगा सब कुछ जो मैंने पढ़ा है, इसमें कोई शक सवाल है? नहीं। एक बात मुझे पूछना है, जो कंपनी ने लोगों से डिपॉजिट लिए थे, पर डिपॉजिट को टाइम पे नहीं चुकाया, फॉर एग्जाम्पल 73 और 74 के हिसाब से उन्होंने गुना किया, सेक्शन नंबर 73 और 74 में गुना किया, मतलब पब्लिक से डिपॉजिट लिए पर पब्लिक का पैसा वापस रीपे नहीं किया, तो मुझे बताओ कंपनी ने गुना किया है कि नहीं किया? तो मुझे बताओ, जब जिनसे पैसे लिए उनको रीपे नहीं कर रहे और अपने शेयर होल्डर को तुम डिविडेंड दे रहे, मतलब लोगों के घर पे दिवाला हो रहा है, अपने घर पे दिवाली हो रही है, तो क्या ये चलेगा क्या? मतलब उन गरीबों से डिपॉजिट लिया, वो देने का नाम नहीं, और तुम घर पे डिविडेंड बांट रहे हो। ये कैसा उसूल है दोस्तों? ऐसा करना अलाउड नहीं। जब तक लोगों का डिपॉजिट पे नहीं होगा तब तक अपने घर वालों को डिविडेंड नहीं जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, एक सवाल है मेरा आपसे, आप जवाब देंगे दोस्तों। मुझे ये पूरा पेज मैंने खत्म कर दिया। एक चीज है यहाँ पे लिखी हुई है, आपको में एक लिखा था कि गवर्नमेंट कंपनी को ये रूल 3 के 4 कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ आपने पढ़ा था क्या? उसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब क्या होता मालूम है क्या? रूल 3 को कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या रिजर्व से पैसा दे सकती है क्या? मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट कंपनी इस साल का प्रॉफिट नहीं है, पुराने रिजर्व से पैसा लेके डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती क्या? हाँ। फिर गवर्नमेंट कंपनी को क्या एक्सेप्शन दिया हुआ है कि तुम भले ही ये 4 कंडीशन को फॉलो ना करो, फिर भी तुम अपने, क्योंकि गवर्नमेंट के फेवर में लॉ होता है हमेशा,
तो गवर्नमेंट कंपनी को ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी को प्रीवियस ईयर्स के रिजर्व को यूज करके देना ही अलाउड नहीं है। वो प्रीवियस ईयर्स के रिजर्व को यूज कर सकते हैं, पर उनके फायदे की बात है, दे आर नॉट सपोज टू फुलफिल 4 कंडीशंस ऑफ रूल 3। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और वो अपने पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को यूज कर रही है, रिजर्व को यूज कर रही है, बोलो ना, दे आर सपोज टू फॉलो 4 कंडीशंस ऑफ रूल। कौन से 4 कंडीशन? नंबर 1 3 साल का एवरेज, नंबर 2 1/10 ऑफ एफआर प्लस पेड अप शेयर कैपिटल, या फिर 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा रिजर्व में होना चाहिए, दोनों का लोअर। करंट ईयर पास्ट ईयर के लॉसेस को माइनस करो, फिर उसके में देखो क्या माइनस, जो अमाउंट आ रही है वो 3 साल से एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना पैसा हम डिविडेंड बोल के डिक्लेयर कर सकते हैं। पर एक बात बताना, अब की बार अमेंडमेंट आया, क्या अमेंडमेंट है मालूम क्या? अभी तक लिखा था पिछले सालों का रिजर्व यूज कर सकते हैं, अब की बार एक शब्द ऐड किया, फ्री रिजर्व। मतलब आपको कंपलसरी, वैसे अमेंडमेंट के पहले भी हम यही बोलते थे, यू कैन नॉट यूज अ डेडिकेटेड रिजर्व, जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यूज करके मैं इस साल डिविडेंड नहीं दे सकता। देखो पहली बात तो इस साल कमाई हुई क्या? नहीं हुई। तो पिछले सालों का फ्री रिजर्व करके अगर आप देंगे तो चलेगा, पर पिछले साल का सीआरआर है, डीआरआर है, जो डेडिकेटेड रिजर्व बोलते हैं हम लोग, उन पैसों का इस्तेमाल करके इस साल का डिविडेंड देना अलाउड। तो अमेंडमेंट क्या है? पहले रिजर्व था, अब एक वर्ड ऐड किया, फ्री रिजर्व। बात तो एक ही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये रहा। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट एक ही सवाल मेरा बचा है। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस व्हाट इज सेक्शन नंबर 126? मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ए ने बी को शेयर, सुनो ना, ए ने बी को शेयर, अरे सुन के लो भाई, इमरान हाशमी ने सनी लियोनी को शेयर्स बेचे और अभी भी इमरान हाशमी का नाम है, डिविडेंड किसको मिलेगा? इमरान को मिलेगा। इमरान ने सनी को बेचा और नाम सनी का है, सनी को मिलेंगे। इमरान ने शेयर्स बेचे सनी को और अभी भी नाम इमरान का ही है, सुनो ना, और सनी ने अप्लाई कर दिया है कि ये मेरे शेयर से मेरे नाम पे ट्रांसफर करो, और उसके बाद में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। तो अब क्या कंपनी को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये डिविडेंड इमरान को दे, क्योंकि नाम तो इमरान का है और अप्लाई किसने कर दिया? सनी का है। तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, अब की बार उसको अबेंस में डालेंगे सेक्शन नंबर 126। ये डिविडेंड किसी को भी नहीं मिलेगा जब तक ये मामला सुलझता नहीं, समझ गए? उसको बोलते हैं अबेंस, सेक्शन नंबर 1, उसको बोलते हैं होल्ड, स्टे। और एक बात सुन लो, इस दौरान डिविडेंड तो डिक्लेयर हुआ ही, साथ साथ में बोनस इशू और राइट इशू है। अब सवाल उठ रहा है, बोनस किसको मिलेगा? इमरान को मिलेगा या सनी को मिलेगा? बिकॉज इमरान के नाम पे है और सनी ने अप्लाई किया, तो बोनस किसको मिलेगा? अब कंपनी कंफ्यूजन में, ये इमरान के शेयर्स है ये सनी के, तो अब की बार भी ये भी अबेंस में जाएगा, ना ये बोनस ना राइट, ना सनी को मिलेंगे ना इमरान को मिलेंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज सेक्शन नंबर 126? एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्या? आपके एक सवाल मैं पूछूंगा जिसका नाम है सेक्शन नंबर 127। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करे, अच्छा एक सवाल मेरा आप भी और है कि कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना झक मार के जरूरी है क्या? फिर लोग डिविडेंड डिक्लेयर क्यों करते हैं? डिविडेंड डिक्लेयर क्यों करते हैं? डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ताकि डिविडेंड डिक्लेयर करने से आपकी प्रति, आपकी कंपनी के प्रति मार्केट में बहुत अच्छा संकेत जाता है। पीपल थिंक पॉजिटिव अबाउट योर कंपनी, लोगों को लगता है कि कंपनी के अच्छे दिन आए हैं और दैट्स व्हाई देयर इज अ मोर डिमांड ऑफ योर कंपनी शेयर्स, और इसलिए आपकी कंपनी के मार्केट प्राइस बढ़ जाती है। इसलिए हर कोई कंपनी ना कि सिर्फ डिविडेंड देती है, वो तो इंटरिम डिविडेंड भी, जिस तरह से जियो आने के बाद में रिलायंस ने इंटरिम डिविडेंड भी दिया। रिलायंस का डिविडेंड का परसेंटेज जानते हो? 60%। पर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, साला रिलायंस के रेट तो 1300 चल रहे हैं, तो 1300 का 60% ढोक लो, वो मार्केट वैल्यू के 60% नहीं होते। फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए, 10 रुपए का 60% कितना? 6 रुपए, तो हल्का डिविडेंड हुआ है बहुत। तो सब बहुत मतलब 60% काय के 60%, 10 रुपए के 60%, 6 रुपए, 1300 पे 6 रुपए दिया, तो बहुत चमत्कार नहीं हुआ है, राइट? तो कभी भी डिविडेंड जब परसेंटेज में बोला जाता है ना, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, नॉट ऑन मार्केट वैल्यू। और एक बात सुन लेना, डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा नहीं दूंगा मैं, चलेगा क्या? नहीं दूंगा ना, क्या उखाड़ लो? क्या सेक्शन 127 उखाड़ लेगा जो उखाड़ना है। 18% का कंपनी को ब्याज लगेगा, कंपनी के लिए 18% का इंटरेस्ट। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, जेल में तो जाएंगी नहीं। जेल में कौन जाएगा? सारे जो लोग रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर, वो जेल में। कितने साल की जेल होगी? अप टू 2 इयर्स की। और हर डायरेक्टर जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यूड है तब तक उनको 1000 रुपीज का रोजाना जुर्माना होगा। मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करके ना देना, जितने भी डायरेक्टर है, हर डायरेक्टर, सब डायरेक्टर का मिला के 1000 नहीं, हर डायरेक्टर का 1000 रुपए रोज, 40 दिन तक लेट हुआ 1000 रुपए रोज से पैसे ले लेना उनसे, और जेल में जाना पड़ेगा अलग, वो भी अप टू 2 इयर्स। और कंपनी को कितना लगेगा? जितने दिन डिले हो उसके ऊपर। पर कौन सी ऐसी 4 कंडीशन है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछती।
कौन से ऐसे 4 कंडीशन है जब गुनाह होने के बावजूद भी 127 के हिसाब से पनिशमेंट और फाइन लगेगी? नंबर 1, ऑपरेशन ऑफ लॉ. फॉर एग्जांपल नोटबंदी आ गई थी. कंपनी वांटेड टू मेक द पेमेंट इन कैश, बट कैश वाज नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट पुरानी नोट. नंबर 1, मतलब इसमें कंपनी की गलती. कंपनी वाज विलिंग टू पे बट कंपनी वाज नॉट एबल टू पे बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ और ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ. नंबर 2, कंपनी ने सनी लियोन को डिविडेंड दिया था, पर सनी लियोन हैज गिवन द रॉन्ग अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और कंपनी ने सनी लियोन को इन्फॉर्म भी कर दिया था, देख सनी, वी वांट टू मेक द पेमेंट बट यू हैव गिवन अस रॉन्ग. तीसरी बात, सनी लियोन का भाई जो है, मतलब कोई भी लियोन नहीं होगा, सनी का भाई जो भी होगा, सनी का भाई मान लो बॉबी देओल, सनी लियोनी बॉबी देओल, सुनो ना, ये दोनों भाई बहन हैं. अब इनके पापा जो है नहीं रहे और बच्चों में झगड़े हो रहे. सुनना, और क्या बच्चों में झगड़े हो रहे? वो बोल रही है तो पापा ने मुझे दिए थे, वो बोल रहे नहीं पापा ने तो मेरे नाम पे कर दिया. अब मुझे बताओ, जब भाई और बहन में झगड़ा हो जाएगा, अरे बोलो कुछ तो ये डिविडेंड किसको देंगे? कंपनी क्या बोलेंगे, तुम भाई बहन जो है ना आपस में ये डिस्प्यूट सुलझाओ, बिकॉज कल चेक में बॉबी देओल को देंगे तो वो बोलेंगे सनी चिल्लाएगी, और सनी को देंगे तो बोलेंगे एक काम करो तुम्हारा फैमिली मैटर है, फर्स्ट यू सॉल्व दिस. नंबर 4 बात, आपको मालूम है और एक वजह है जब डिविडेंड नहीं देकर भी पनिशमेंट नहीं दे, कुछ बताएंगे? और मतलब मान लीजिए सनी लियोन को डिविडेंड देना था और सनी लियोन से ही कंपनी को पैसे लेना थे, मतलब सनी लियोन से 600 रुपए लेना थे और उसका डिविडेंड हुआ था 800 रुपए, तो 200 ही देंगे. तो सनी लियोन ये नहीं बोलेंगे यार मेरे तो डिविडेंड आधा ही मिला, ऐसा नहीं हुआ. लॉफुली एडजस्ट हुए वाले को, फॉर एग्जांपल सनी लियोन से 400 रुपए लेना थे, कितने लेना थे, और सनी लियोन का 400 रुपए डिविडेंड हुआ, तो पूरा जीरो हो गया. तो सनी लियोन को ऐसा, इसका मतलब नहीं कि सनी लियोन को दिया नहीं, आपकी बात तो कंपनी ने अपने पैसे अगर वसूलने के लिए अगर उसमें से एडजस्ट किया तो देयर इज नो प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? ये 4 कंडीशन याद रखना. कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, पता नहीं क्या है, वो एग्जामिनेशन लिखिए बताओ कंपनी ने पाप किया कि नहीं किया, तो आपको पहले लिखना पाप क्या है. 127 का पाप क्या है? अप टू नहीं, अप टू क्या पनिशमेंट क्या है? 2 years की फाइन है, 2 years की पनिशमेंट है और 1000 रुपए, और कंपनी को 18% पर एनम. पर ये 127 तब नहीं लगता जब नंबर 1 लॉफुली एडजस्ट किया होगा. नंबर दूसरी बात, उसको कम्युनिकेट किया था उसका अकाउंट नंबर गलत है. तीसरी बात, ऑपरेशन ऑफ लॉ की. और चौथी बात, उनके भाई बहन में या किसी में रिश्तेदार में आपस में डिस्प्यूट चल रहा है. अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट इज सेक्शन नंबर 125? दोस्तों आप सभी जानते हो व्हाट इज 125? कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट इज सेक्शन नंबर 125? 25 का मतलब है ये है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. इसमें 11 सबसेक्शन होता है. सबसेक्शन नंबर 1, ऐसे फंड का निर्माण कौन करेगा? भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट. व्हाट इज 125 सबसेक्शन 2? इस फंड में पैसे कहां से आएंगे? व्हाट इज सेक्शन नंबर 125 सबसेक्शन 3? ये पैसे कहां पे कौन से कामों के लिए खर्च होंगे? व्हाट इज सेक्शन नंबर 125 सबसेक्शन 4? अगर किसी को अपने पैसे चाहिए, क्या किसको अपने पैसे चाहिए मतलब क्या? मान लो अक्षय कुमार के पैसे चले होंगे, उसको अपना पैसा चाहिए, तो उसने एक फॉर्म बना के उन लोग को अप्लाई करना चाहिए जो सेक्शन नंबर 125(5) में लिखे है. 125(5) में कौन है? 9 लोग है. 9 लोग में कौन कौन है? एक सीईओ है, एक चेयरपर्सन है और 7 मेंबर्स है. ये लोग के मिला के देखो, आईपीएफ तो एक बोर्ड है पर उसके अंदर 9 लोग बैठते हैं. तो 125(4) में क्या लिखा? किसका भी जो पैसा रह जाएगा और जिसको वापस चाहिए, तो अक्षय कुमार जैसे लोग 125(5) वालों को अप्लाई करेंगे. व्हाट इज 125(6) कि ये जो ऐसा काम करेंगे इनका अपॉइंटमेंट कैसा होगा, उसके रूल्स है, उनके रेगुलेशंस है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीजी बनाएगा. व्हाट इज 125 सबसेक्शन 7? ऐसे लोग को लगने वाले जो रिसोर्सेज है, जैसे उनका फर्नीचर है, जैसे उनका ऑफिस है, जैसे उनके काम करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. ऐसा कौन बोलता है? 125 सबसेक्शन 7. व्हाट इज 125 सबसेक्शन 8? दे आर सपोज्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्योंकि जब भी गवर्नमेंट का पैसा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा ग्रांट देती है, तो दे आर सपोज्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ, क्योंकि फ्रॉड कर लेंगे ये लोग 9 लोग मिलके. व्हाट इज 125(9)? ये तो बड़ा गिरा हुआ पॉइंट है. इसमें क्या बोल रहा है? जो ये 5 नंबर वाले लोग हैं वो सबसेक्शन नंबर 3 में खर्चा करेंगे. ऐसा कौन बोल रहा? नो. वैसे जाहिर सी बात है, ये सबसेक्शन 9 भी होता तो उसका वही मतलब है कि 125(5) के जो लोग हैं वो 125(3) के कामों में खर्च करेंगे. ऐसा कौन बोल रहा है? 125(9) बोल रहा है. तो अगर वो सेक्शन 9 भी होता तो क्या फर्क पड़ता? 125(10) में क्या लिखा है? 8 में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई वो सबसेक्शन 10 में कौन चेक करेगा? C&AG उसका ऑडिट करेगा और वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को समझे कि आखिर इन्होंने कितना पैसा आया था और कितना पैसा कहां पे खर्च किया. और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की दे शुड प्रोड्यूस द ऑडिट रिपोर्ट
इन व्हाट बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं लोकसभा राज्यसभा, ताकि विरोधी पक्ष नेता को भी समझे कि आईपीएफ के पैसों का हुआ क्या। वापस से 11 सेक्शन को मैं रिवाइज कराऊंगा। 125 सबसेक्शन 1, कम ऑन एवरीबॉडी। ऐसे आईपीएफ का निर्माण भारत सरकार करती है। नंबर 2, इस आईपीएफ में पैसा कहां से आता है। तीसरी बात, ऐसे आईपीएफ का खर्चा, पैसों का खर्चा कहां पे हो सकता है। 125(4), if any person wants to apply, he has to apply to people, the body which has been established in subsection 125(5). How many people are involved in section number 125(5)? 9. Out of those 9, 7 are the members, 1 is CEO and 1 is chairman. What is section number 125 subsection 6? Who will provide the rules for this body? Central government. कितने लोग होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसको निकाला कैसे जा सकता है, कितनी बार मीटिंग होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय सीजी। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग इसको पहली बार ही पढ़ रहे हैं। व्हाट इज सेक्शन नंबर 125(7)? प्रॉब्लम ये है ना, आप मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, आपका कभी एक बार भी पढ़ना नहीं होता ढंग से। छोटी किताबों पे विश्वास रखिए, बहुत आगे जाओगे। जितने भी रैंकर्स, इस बार मैंने सीए फाइनल में मेरे 25 लोग रैंक में है, फाइनल में 12 है और आईपीसी में 13 है। और अभी तक के मेरे इतिहास में 135 लोग रैंक में है, जिसमें 4 बार AR1 है। इतने लोगों से कांटेक्ट करने का मैं एक ही चीज समझती, वो हमेशा छोटी बुक से पढ़ते। सब में एक कॉमन चीज है, पहली बार पढ़ते भले ही बड़ी बुक से, बाद में उनकी समरी नोट्स बना के वो हमेशा समरी को पढ़ते। इट इज नॉट द राइट हैबिट टू ऑलवेज रीड फ्रॉम वेरी लार्ज बुक। इसीलिए अगर आपको एक समझना है, क्योंकि जब बड़ी बुक रहेंगे तो बड़ी बुक की रिवीजन नहीं होंगी, और रिवीजन नहीं होंगी तो आपको एग्जामिनेशन में याद नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, फेल हो जाओगे। याद किसको आएगा? जो छोटी बुक से पढ़ता है, 2 बार नहीं 10 बार पढ़ेगा। बड़ी बुक को 2 बार पढ़ेंगे, छोटी बुक को 10 बार पढ़ेंगे, टाइम उतना ही लगेगा। तो मतलब 10 बार पढ़ के ज्यादा याद आएगा। बड़ी बुक होती सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए। जैसे मैं वॉल्यूम 1 देता हूँ क्लास में, एक बार आप पढ़ेंगे उससे समझ में आता है। एक बार वो बड़ी बुक हो जाएंगी, उसके बाद में जो चार्ट बुक जो देता हूँ, जो आपके सामने चल रही, ये 70 से 80 पेज की, उसके बार बार रिवीजन होंगी, तो आपको एग्जामिनेशन में याद आएगा। और साथ में आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, तो इसी तरह से आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। आप हर समय वो बड़ी बुक पढ़ते, आगे बढ़ते, पीछे का भूलते हो। अब बताओ, ये जो इतना बेसिक सेक्शन नंबर है वो भी आपको याद नहीं, फिर आप क्या पढ़ते हो लॉ में? आ जाओ। 125(7) क्या है? इनके रिसोर्सेज कौन देता है? सीजी। 125(8) क्या है? They are supposed to maintain books of account. What is 125(9)? ये 5 नंबर वाले लोग 3 नंबर के लिए खर्चा करते हैं, ऐसा 9 नंबर बोलता है। बोलो 10 नंबर में क्या लिखा? CNAG will do the audit of the books of accounts and he will submit report to central government. And what is the duty of CG in section 11? As per subsection 11, it is the responsibility of CG to submit report to parliament. बराबर है। इस तरह से चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब कैन यू प्लीज टेल मी ऑल द सेक्शन नंबर ऑफ डिविडेंड चैप्टर? सेक्शन नंबर 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सेक्शन नंबर 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो 7 दिनों, समझ गया ना, 30 दिन के बाद के 7 दिनों के बाद में उधर जाना चाहिए, और वहां पे आईपीएफ भी आता है। व्हाट इज, अब देखो 124 में आईपीएफ में पैसा जाना ऐसा लिखा था, इसलिए 125 सेक्शन पूरा के पूरा आईपीएफ के बारे में। एक्चुअली डिविडेंड के चैप्टर में आईपीएफ की जरूरत के, ये भी सवाल अपने आप को पूछने जैसा है। 124 में क्या लिखा? 7 सालों के अंदर उन्होंने नहीं लिखा, तो पैसा कहाँ जाना चाहिए? आईपीएफ में जाना चाहिए। फिर आपको इसीलिए आईपीएफ का नॉलेज यहाँ पे मिलता है, अदरवाइज आप नहीं पूछना चाहिए चलो डिविडेंड का चैप्टर है, आईपीएफ कहाँ है बीच में? आईपीएफ की जरूरत कहाँ है? 124 में। इसलिए 125 में आईपीएफ को विस्तार में बढ़ा दिया। व्हाट इज 126? ए ने बेचा शेयर्स बी को, इमरान ने बेचा सनी को। आप मुझे बता, वो आपको याद है? इमरान ने बेचा सनी को और नाम पे इमरान के, तो किसको मिलना चाहिए? इमरान को। और इमरान ने बेचा सनी को और नाम पे सनी, तो सनी को मिलना चाहिए डिविडेंड। पर ऐसा हुआ, शेयर्स बेचे इमरान ने सनी को, और इमरान के नाम पे बस सनी ने अप्लाई किए। अब कोर्ट को या कंपनी को ये टेंशन है कि ये भाई डिविडेंड इसको दे, उसको दे, तो क्या करते? उसको अबेंस में डालते। एंड व्हाट इज सेक्शन नंबर 127? पनिशमेंट। अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो कंपनी ने नहीं दी तो 18% का बैच लगता है। बोलो आगे, बोलो और बोलो, चलो बोलो और क्या। और अगर डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर सर और पर्सनली लायबल फॉर पनिशमेंट, उनको भी 2 साल की सजा होगी, और साथ साथ में 1000 रुपए रोज का जुर्माना होगा। पर 4 कंडीशंस है जहां पे उनको जुर्माना नहीं लगता या फिर कंपनी को सजा नहीं होती। नंबर 1, उन्होंने एडजस्टमेंट की होगी लॉफुली। नंबर दूसरी बात, उन्होंने गलत अकाउंट नंबर था उसको इन्फॉर्म किया था। तीसरी बात, लॉफुल ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से पैसे नहीं दिए गए। और चौथी बात, वहां पे जो बंदा है जिसको डिविडेंड चाहिए था, उनके आपस में ही कोई डिस्प्यूट चल रहा है जिसकी वजह से उनको डिविडेंड देते नहीं है। आपसे एक सवाल पूछूंगा, डिविडेंड डिक्लेयर करने के कितने दिनों के अंदर डिविडेंड जमा होना चाहिए? कहां पे, कौन सी बैंक में, और कितने दिनों में उसको मिलना चाहिए? उसके खाते में 30 दिनों के अंदर, मतलब ही शुड बी एबल टू एनकैश हिज फंड विद इन 30 डेज। अगर उसको नहीं दिए तो कंपनी को कितना देना पड़ेगा?
और 18 वो 127 की सारी कंडीशन लग जाएगी। मान लो उसने ही नहीं लिया तो 7 दिनों के अंदर कहां जाएगा? उडो में जाएगा, अनपेड डिविडेंड में। और उसके 90 डेज में क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। 7 साल के अंदर भी वो अगर नहीं आया तो आईपीएफ में जाएगा। क्या आईपीएफ से पैसे वापस मिलते क्या? हाँ मिलते। किसके थ्रू मिलेंगे? सीजी के थ्रू। और 7 सालों के अंदर अगर आना तो किससे पैसे मिलेंगे? कंपनी से पैसे मिलेंगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? बताओ भाई बताओ, आईपीएफ का सेक्शन नंबर कौन सा है? आप बताओ। हम लोग एक सवाल आपसे पूछेंगे, क्या मैं प्रीवियस ईयर के प्रेजर्स को यूज कर सकता हूँ क्या? रिजर्व्स कौन से कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगी मुझे? रूल 3 की 4 कंडीशन। क्या मैं गुड्स में दे सकता हूँ क्या? कैश में दे सकता हूँ क्या? एनईएफटी में दे सकता हूँ क्या? आरटीजीएस में दे सकता हूँ क्या? क्या मैं रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दे सकता हूँ क्या? क्या मैं उसके नेबर को दे सकता हूँ क्या? नहीं। क्या मैं उसके बैंकर को दे सकता हूँ क्या? उसके ऑर्डर वाले को दे सकता हूँ क्या? अरे हाँ क्या नहीं? उसने जिसको ऑर्डर, उसके लीगल हेयर को दे सकता हूँ क्या? हाँ दे सकता हूँ, राइट। आप बताओ मुझे, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर वो नहीं दिया हुआ, क्या बोलते हैं, डिपॉजिट लोगों का रीपे नहीं किया, तो क्या मैं डिविडेंड दे सकता हूँ क्या? अरे डिपॉजिट मैंने दिए नहीं, लोगों का रीपे नहीं किया, तो क्या मैं डिविडेंड दे सकता हूँ क्या? बताओ। 123 क्या है? डिक्लेरेशन। 124 क्या है? अनपेड डिविडेंड। 125 क्या है? आईईपीएफ। 126 क्या है? अबेंस समझ गया? और 127 पनिशमेंट अगर आपने डिविडेंड टाइम पे नहीं दिया होगा तो। डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? कम ऑन। तो इसी तरह से ये चैप्टर हुआ है हमारा खत्म। हेलो फ्रेंड्स, स्वप्निल पाटनी हियर। दोस्तों मैं हूं स्वप्निल पाटनी और आई हैव कंप्लीटेड सीए, सीएस, एलएलबी, बीकॉम एंड सीसा। दोस्तों 2008 में मैंने सीए को कंप्लीट किया। उसके बाद में स्टार्टेड माय कोचिंग क्लासेस फ्रॉम पुणे और अब पूरे 10 सालों से मैं सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है आईटीएसएम, जिसका नाम आप चुका हो चुका है ईएसएसएम, और लॉ सब्जेक्ट और साथ साथ में एफएम। और इसका ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने अपने लाइफ में पढ़ा है और आई हैव बीन टीचिंग लॉ सिंस लास्ट 4 इयर्स। और इन 4 इयर्स में मैंने बहुत ज्यादा इस लॉ सब्जेक्ट्स पे मेहनत की और आपको इस 2 घंटे में समझ ही आया होगा कि किस तरह से मैंने इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा सिंपल करने की पूरी कोशिश की थी कि बिकॉज मेरा यही सोचना था कि अगर बच्चा अगर लेक्चर को देखेगा, हमेशा से मैंने ये बात समझी थी कि लॉ में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्लास में समझ तो जाता है बट दे आर नॉट एबल टू रिकॉल। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिवीजन लेक्चर्स और चार्ट्स में बना दूं ताकि लोगों कम से कम पेजेस में और कम से कम समय में लॉ को रिवाइज करते हैं। दोस्तों जब मेरी रेगुलर बैचेस भी होती है, मेरे रेगुलर बैचेस की पेन ड्राइव मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, फास्ट ट्रैक की अवेलेबल होती है। तो जिन लोगों ने किया भी उनको भी पता है और जो नहीं किया वो भी समझ ले कि जब मैं रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं, आई डोंट ओनली टीच बट मैं पढ़ाने के साथ साथ में उसको इतने बार रिवाइज कराता हूं, इतने बार रिवाइज, क्योंकि वो चीजें याद रहना चाहिए। बिकॉज आप सभी समझ सकते हो जब लॉ के सब्जेक्ट की बात है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने से और प्रोविजन को समझने से कुछ नहीं होगा, उनके साथ साथ में आपको रिविजन करने से वो चीजें रिटेन होना जरूरी है। बिकॉज एग्जामिनेशन में जब वो पूछेंगे और आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता भी है पर याद नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ नोइंग द कॉन्सेप्ट यू डू नॉट रिकॉल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इसलिए मैं हमेशा अपने रेगुलर क्लास में यही चाहता हूं कि हम लोग पढ़ेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। मेरा मोटो ही होता है कि हम लोग एवरीथिंग शुड बी ओवर इन द क्लास इटसेल्फ, एवरीथिंग शुड बी रिवाइज्ड इन द क्लास इटसेल्फ। तो ये मेरी क्लास का बहुत बड़ा फायदा होता है। मेरे सारे पेन ड्राइव के लेक्चर swapnilpatni.com पर अवेलेबल है, फास्ट ट्रैक के भी अवेलेबल है। तो मैं चाहूंगा, मेरी विनती है कि अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे तो काइंडली रिकमेंड माय नेम टू योर जूनियर्स। और साथ साथ में एक चीज मैं आपके लिए इन्फॉर्म करना चाहूंगा जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो मेरे चार्ट्स है वो चार्ट्स आपको स्वप्निल पाटनी क्लासेस का जो मेरा एप्लीकेशन है विच इज देयर ऑन व्हाट एंड्रॉइड, आप क्लिक करें, उसको डाउनलोड करें, आपको मेरे सारे चार्ट्स वहां पे अवेलेबल दिखेंगे। सो कीप एंजॉइंग गाइस। सारे के सारे लेक्चर्स आपको देखना है, सारे लेक्चर पढ़ते समय आपको कॉन्सेंट्रेशन से देखना है। जो चीज आपको नहीं आ रही आपको मार्क करना है। और अगर आपको लगता है ये लेक्चर से आपको पहली बार पढ़ने में बहुत मजा आया तो अच्छी बात है, अगली बार आप 1.5x में पढ़ सकते हो, उसकी अगली बार 2x में पढ़ सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। और कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत दिनों बाद लॉ पढ़ा होगा तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चीजें मुझे याद आ रही, कुछ नहीं याद आ रही है, तो मैं उन सभी से कहूंगा इस लेक्चर को आप बार बार देखें ताकि हर कोई प्रोविजन आपको ना कि सिर्फ समझे पर आपको याद हो जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन के वक्त सारी चीजें पूरी तरह से रिकॉल हो जाए। वेलकम बैक गाइस, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंट्स। दोस्तों इसके पहले आपने देखा डिविडेंड, अब देखेंगे हम लोग अकाउंट्स। So दोस्तों this section will start from section number 128 till section number 138.
तो ये चैप्टर आपसे एक सवाल पूछेंगे, इसके बाद वाले चैप्टर का नाम है ऑडिट। तो बताओ ऑडिट के पहले अकाउंट्स ये चैप्टर क्यों होता है? बिकॉज जब तक अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे तो ऑडिट क्या खाक करेंगे, इसीलिए अकाउंट्स के चैप्टर को ही पहले समझना जरूरी है। और जहां पे अकाउंट्स चैप्टर को खत्म किया जाता है वहां पे शुरुआत होती है ऑडिट की। स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 139 टिल सेक्शन नंबर 148, वो होता है ऑडिट का। ऑडिट देखेंगे ठीक इसके बाद में, पर उससे पहले करेंगे अकाउंट्स। अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू ऑल। और दोस्तों अभी आपको जवाब देना है गाइस, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द बुक्स एंड पेपर्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको जवाब देना है इनमें कोई फर्क होता है क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स एंड पेपर में वास्तविक जीवन में बहुत बड़ा फर्क है। बुक्स ऑफ अकाउंट में हमेशा मैथ्स का था, मैथ्स MASC, दैट इज व्हाट मनी आया मनी गया, दैट इज मनी आया गया। A फॉर व्हाट असेट्स लायबिलिटी, S फॉर होता है सेल्स एंड परचेज एंड C फॉर होता है कॉस्ट शीट। इनको मिला के बन जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक्स एंड पेपर्स? बुक्स एंड पेपर्स का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस हमारे एजेंडा, हमारे मिनट्स, हमारे वाउचर, हमारे डिट्स, इनको जब मिलाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में तो ये बन जाते हैं बुक्स एंड पेपर्स। और दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सबको मिला के हमारा एक्सप्लेनेटरी नोट, इन सबको मिला के बन जाता है हमारा क्या? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है। राइट एवरीवन? एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अब मुझे एक बात बताना दोस्तों, कौन सी चीज कितने सालों तक मेंटेन करना जरूरी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर नॉट लेस देन 8 इयर्स, मतलब 8 सालों तक मेंटेन करना है। बिल्कुल ये जवाब जो आपने दिया वो गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सपोज टू मेंटेन फॉर एवर एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सपोज टू मेंटेन फॉर 8 इयर्स। अब बताओ किसका वॉल्यूम ऑफ पेजेस ज्यादा होंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिकॉज में सारे बिल बुक्स होंगे, सेल्स के होंगे, परचेज होंगे, न जाने हजारों रजिस्टर होंगे, तो फिर भी आपको 8 सालों तक मेंटेन करना है। और जहां तक की बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वैसे भी आप MCA 21 पर ये सारी चीजें जनहित में जारी करते हो। आपको मालूम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो वैसे भी MCA 21 पर 50 रुपए देके आप किसी भी कंपनी के देख सकते हो, इसलिए वहां पे तो वैसे भी क्लाउड पर जाने में इट विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवर। जब तक है जान वहां पे वो अवेलेबल रहेंगे, जब तक उनका सर्वर क्रैश नहीं होता। दोस्तों आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, आपको जवाब देना है। टेल मी वेयर वी आर सपोज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सपोज टू बी मेंटेन आउट द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। आपसे मेरा सवाल है, क्या कंपनी के डायरेक्टर्स उसको अपने घरों में ले जा सकते हैं क्या? दोस्तों अगर वो घर इंडिया के अंदर या फिर किसी भी और जगह पे ले जाना है जो इंडिया के अंदर है, आप ले जा सकते हो, बट ओनली आफ्टर पासिंग आउट बोर्ड रिजोल्यूशन। और बोर्ड रिजोल्यूशन पास होने के 7 दिनों के अंदर उसको ROC में सबमिट करना पड़ेगा। मम्मी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमारे मुंबई हेड ऑफिस में होना चाहिए था, अब हमने उसको कुछ दिनों के लिए दिल्ली में लाया है, पर आपको पहले पास करना पड़ेगा बोर्ड रिजोल्यूशन। और जिस दिन बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया उसके 7 दिनों के अंदर आपको उसको ROC को सबमिट करना होगा। आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप बताओ बच्चों, हर कोई कंपनी शाल प्रिपेयर एंड मेक, मतलब उन्होंने बनाना भी चाहिए और मेंटेन करना चाहिए। कौन सी 3 चीजें? बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर ये सब करते समय यू आर सपोज टू फॉलो फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल। नंबर 1, इट हैज टू शो ऑलवेज ट्रू एंड फेयर व्यू। नंबर 2, उसमें डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए। नंबर 3, वो एक्रूअल होना चाहिए। यू नो द मीनिंग ऑफ एक्रूअल? एक्रूअल मतलब चाहे पैसा उसका कैश कभी भी आए कभी भी जाए, जब वो ट्रांजैक्शन होगा तो उस समय उसका बुक्स में एंट्री होना जरूरी, चाहे उसके पैसे आए हो चाहे ना आए हो। और व्हाट इज द लास्ट पॉइंट? हमेशा जब भी कोई ट्रांजैक्शन एंट्री किया होगा तो उसका नरेशन, उसका एक्सप्लेनेशन आना बहुत जरूरी होता है। अगला पॉइंट ये आपके सामने दोस्तों, क्या आप इंडिया के बाहर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ले जा सकते हो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड? इंडिया के अंदर कहीं भी अलाउड है। अगला सवाल ये आपके सामने, क्या ब्रांच, अगर मैं बात करूंगा आपसे, क्या ना मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, क्या मैं उसको टैली में रिकॉर्ड कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, ओनली इफ अगर वो लेजिबल फॉर्मेट में, वो इजी टू अंडरस्टैंड है, वो ऑथराइज पर्सन को दिखता है, उसके फॉर्मेट में आपने कोई भी चेंज नहीं की, उसका आप बैकअप लेते हो, उसका जो है ना डेटा उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपने फिजिकल में स्टोर किया है, और वो उन सारे गवर्नमेंट के ऑथराइज लोगों को। अब देखो पहले बच्चों, इसके पहले जब ये सेक्शन नहीं था ना, इसके पहले यू आर सपोज टू मेंटेन ईच एंड एवरी डेटा इन व्हाट हार्ड कॉपी। ये सेक्शन क्या होता है, आजकल के ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि अब लोगों को ये सब डेटा फिजिकल फॉर्मेट में करना बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, पर उसके लिए कुछ कंडीशनों फॉलो करने की जरूरत है। एक बात मैं पूछूं आपसे, क्या ना मेंटेन माय डेटा ऑन क्लाउड? चलो टैली पे तो कर ही सकता हूं, पर क्या मैं उसको क्लाउड सिस्टम में रख सकता हूं? हाँ जी, आई कैन अपलोड माय डेटा ऑन क्लाउड, पर आपको ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो ROC को इन्फॉर्म ये करना पड़ेगा कि जिस क्लाउड पे आपने रखा है वो क्लाउड देश में, प्रदेश में किस जगह पे, और साथ साथ में उसका IP एड्रेस कहाँ है, उसका लोकेशन तक आपको ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगला सवाल ये आपके सामने बच्चों, जितने भी सपोज फॉर एग्जांपल रिलायंस के हजारों स्टोर्स इंडिया में हैं, तो उनके डेटा को भी क्या
उनको मेंटेन करना जरूरी, हाँ जरूरी है। मतलब रिलायंस की जितनी भी ब्रांचेस इंडिया में है उस ब्रांचेस को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मतलब जो समरी होती है जिसको हम लोग MIS रिपोर्ट बोलते हैं, तो क्वार्टरली हर क्वार्टरली उन्होंने ये सारा डेटा मुंबई के हेडक्वार्टर में भेजना चाहिए। आई रिपीट अगेन, मान लीजिए रिलायंस के हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई में, और रिलायंस के ब्रांचेस कितने हैं? ऑल ओवर इंडिया है। तो ऑल ओवर इंडिया के हर कोई ब्रांचेस को, रिलायंस के हर कोई ब्रांचेस को MIS रिपोर्ट रिलायंस के हेडक्वार्टर में हर क्वार्टर एंड में भेजना जरूरी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर मान लो ये डेटा देने के बावजूद भी, ये डेटा सबमिट होने के बावजूद भी, ये डेटा सबमिट होने के बावजूद भी, ये डेटा सबमिट होने के बावजूद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि कुछ डेटा उनको इंस्पेक्ट करना है, तो इंडिया के कोई भी ब्रांचेस पे जाके, फॉर एग्जांपल वो मुंबई में और पूना में उनकी एक ब्रांच है, क्या वहां का डायरेक्टर उठ के पूना के ब्रांच में आके क्या डायरेक्टली चेक कर सकता है? जी हाँ कर सकता है। पर जहां तक की बात है अगर कोई ब्रांच इंडिया के बाहर की हो और वहां का अगर डेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखने की इच्छा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पे डायरेक्टली नहीं जा सकता, वो सिर्फ फोन लाके बोलेगा और 15 डेज के अंदर उन्होंने ये डेटा हेडक्वार्टर में सबमिट करना चाहिए। आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, किंगफिशर आप सभी जानते हो, किंगफिशर जो एयरलाइंस है, किंगफिशर एयरलाइंस इज द सब्सिडियरी ऑफ यूबी, यूनाइटेड ब्रेवरीज की सब्सिडरी। तो अब बताओ यूनाइटेड ब्रेवरी क्या हो गया? होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर जो है क्या सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हैं? जी नहीं, वो वही बंदा देख सकता है जिसको होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया हो। अगर होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्वप्निल पाटनी को अपॉइंट किया तो स्वप्निल पाटनी सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है, अदरवाइज नहीं देख सकता है। नंबर 2 क्वेश्चन ये पूछूंगा मैं, क्या शेयर होल्डर को बुक्स ऑफ अकाउंट देखना अलाउड है क्या शेयर होल्डर कंपनी के जो मालिक है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हैं? जो कंपनी के मालिक है, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, कैन दे सी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी? एंड आंसर इज नो, बिकॉज बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का अधिकार सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर्स को होता है। अगर मैं अपना सवाल बदलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बुक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शेयर होल्डर देख सकते हैं? जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे भी MCA 21 पर 50 रुपए में जारी है, तो वो डायरेक्टर क्या कोई भी देख सकता है, शेयर होल्डर भी देख सकता है। अगला सवाल आपसे ये रहा बच्चों, अगर मान लो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने गया, फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट गई, और आलिया भट्ट का टैलेंट तो आप सभी को पता है, तो अब बताओ आलिया भट्ट को कुछ समझ में आ रहा नहीं, क्या वो अपने साथ स्वप्निल पाटनी को ले जा सकती है? जी नहीं ले जा सकते, बिकॉज स्वप्निल पाटनी जब तक अलाउड नहीं होगा, जब तक उसकी परमिशन आलिया भट्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं लेंगी। बराबर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताएंगे बच्चों, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर मान लो कोई भी डायरेक्टर अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो क्या वो हेल्प मांग सकता है कि अपनी कंपनी को कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के मुझे सब समझा दे? जी हाँ, उसको वो सुविधा मिल सकती है। सपोज आलिया भट्ट डजंट नो एनीथिंग, आलिया भट्ट बोले कि भाई मुझे तो कुछ समझ रहा नहीं, वैसे मुझे कुछ आता नहीं, एक काम करो ना, तुम ही मुझे समझा दो, कोई भी CA को बुलाओ और मुझे समझा दो आखिर कंपनी में ट्रांजैक्शन क्या हुए। वो उनको अलाउड है, पर वो अपने घर से किसी अपने दोस्तों को तभी ले जा सकते जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में फाइनल होगा। एक बात बताओ बच्चों, दे आर सपोज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मुझे पता बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो क्या उखाड़ लेंगे? ये बोला है ना फॉर एवर मेंटेन करो, 8 साल मेंटेन नहीं क्या तो क्या करेंगे? तो बताओ कौन से लोग एप्लीकेबल हो जाएंगे ऐसे लोग? अब बताओ बच्चों, अगर ये मान लो यहाँ पे लिखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल तक मेंटेन करना जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवर जरूरी है, अगर मान लो ये मेंटेन नहीं किया तो इतने लोग अंदर जाएंगे। कौन से? मैनेजिंग डायरेक्टर अंदर जाएगा, WTD फाइनेंस वाला अंदर जाएगा, WTD वो भी फाइनेंस वाला अंदर जाएगा। तीसरी बात और कौन अंदर जाएगा? और कोई भी जो तीसरा बंदा है वो जो CFO, ऑब्वियसली वो तो फाइनेंस ऑफिसर, वो तो जाएंगे। और लास्ट में कोई भी ऐसा बंदा जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस काम के लिए डेलीगेट किया वो भी अंदर जा सकता है। हो सकता है ना कि मुकेश अंबानी बोलेगा ये सब काम करने मेरे पास वक्त नहीं, मैं भले ही MD हूं, एक काम करता हूं मैं किसी एक से इसको बोलता हूं आज के आदमी ये सब संभालेगा, तो इवन दैट पर्सन विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। आप मुझे बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है तो ये लोग तो अंदर जाएंगे, तो बताओ कितने सालों के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, कितने साल के लिए इंप्रिजनमेंट होगा? बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया तो उनको 1 साल तक की सजा हो सकती है, और जो फाइन लिखी है वहां पे 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक लिखी है, और उनको दोनों भी हो सकती है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने का ये क्या है? इंपैक्ट है, ये एक्सपोजर है। अगला सवाल ये पूछूंगा मैं आपसे, मुझे जवाब देना होगा। ये सेक्शन मेरा खत्म हो गया, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा फ्रॉम सेक्शन नंबर 129 से। आपको जवाब देना है 120 सेक्शन 29 सेक्शन का नाम क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और 128 का नाम था बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी आप मेंटेन करो तो इट शुड बी फैट, इट शुड नॉट बी बिग। इट शुड बी फैट मतलब क्या? शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉलो होना चाहिए। वेन एवर यू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने शेड्यूल 3 फॉलो करना चाहिए। ए मतलब क्या? आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। टी मतलब इट हैज टू बी ऑलवेज ट्रू एंड फेयर। और ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं? इट शुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर बिग कंपनीज, बिकॉज बिग मतलब कौन सी जो बैंकिंग कंपनी होती है, और आई मतलब कौन सी? इंश्योरेंस कंपनी, जी मतलब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन 3 कंपनी को फैट फॉलो करना जरूरी है। मतलब आप बताओ ये तीनों कंपनी को ही क्यों फैट फॉलो करना जरूरी है? बिकॉज इनके पापा जो है वो अलग है, वो कंपनी एक्ट नहीं, बिकॉज ये तीनों के तीनों कंपनी उनके जो एक्ट है, जैसे कि बैंक के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इंश्योरेंस के लिए IRD एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का अपना अलग एक्ट है, तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होना चाहिए? उनके पापा एक्ट बोलेंगे। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि ये जो सेक्शन है फैट वाले, ये फैट किसको कंपलसरी? इन तीनों को छोड़कर पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनी है
जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है उन सबको एप्लीकेबल है। मुझे बताओ कोई भी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना जरूरी है या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है? यू नो द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हर कोई कंपनी के अंदर जॉइंट वेंचर होते हैं, हर कोई कंपनी के अंदर एसोसिएट होते हैं, हर कोई कंपनी के अंदर सब्सिडी। आप सभी जानते हो एसोसिएट मतलब क्या? 20% से लेके 50%। आप सभी जानते हो उसके ऊपर से लेके 99% तक वो सब्सिडी होती है, और 100% मतलब होली ओन्ड सब्सिडी। इन सभी का भी डेटा उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में ऐड करना जरूरी। तो आपको समझ में आ रहा है दोनों का फर्क क्या है? सीएफएस एफएस मतलब क्या? सिर्फ एक का, और सीएफएस मतलब क्या? सबका मिला के। तो बताओ उनको क्या मेंटेन करना जरूरी है? अगर उनके उसमें बहुत सब्सिडीज होंगी, जॉइंट वेंचर होंगे, तो उनका सीएफएस मेंटेन करना उनको जरूरी है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। क्या सीएफएस को फॉलो करते समय भी आपको फैट को फॉलो करना है? फैट मतलब क्या? शेड्यूल 3 में फॉलो करना जरूरी। ए मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना। जरा एफएस को फैट जरूरी है तो सीएफएस को तो जरूरी होगा। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहा बच्चों, अगर आपने इस तरह से अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, मुझे बताओ कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगी तो क्या होगा? उनको सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा उनके रिपोर्ट के नीचे कि आखिर क्यों उन्होंने कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं किया, और उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या होगा, इतना डिस्क्लोजर देना जरूरी है। अदरवाइज ऐसा मत बोलना चलेगा ही नहीं, चलेगा पर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात बताओ, जो पनिशमेंट और जो लोग जिम्मेदार थे वो सारे के सारे लोग जो 128 के थे वो 129 में भी है। मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फैट के हिसाब से नहीं बनी तो कौन से लोग जिम्मेदार रहेंगे? एमडी, डब्ल्यूटीडी फाइनेंस, और कौन सा बोला था मैंने? सीएफओ, और कोई भी एनी अदर पर्सन। और जो पनिशमेंट जो उधर थी वो 50,000 से 5 लाख, वो 1 साल तक, वो सारी की सारी इसको भी एप्लीकेबल है। सेक्शन नंबर 130 आप सभी लोग जानते हो। यू नो व्हाट इज सेक्शन नंबर 130? अरे बोल दो 130 क्या है? अरे 130 वो था ना अपना रीओपनिंग। आपको मालूम है रीओपनिंग में कुछ अमेंडमेंट आई हुई इस बार। यू नो व्हाट इज रीओपनिंग? देखो रीओपनिंग का अमेंडमेंट दिख रहा है, यह अमेंडमेंट है। बताओ बच्चों रीओपनिंग का मतलब क्या है? अरे कुछ नहीं बोला है, किसी का अगर मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सेबी को, या कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी को ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि स्वप्निल पाटिल ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, स्वप्निल पाटिल लिमिटेड ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, फिर भी वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट जो सबमिट किए मैंने आरओसी को, आप सभी जानते हो 136 में मैं 21 दिन पहले अपने बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर होल्डर को भेजता हूं, और जब बाद में मीटिंग होती है तो मीटिंग के 30 दिनों के अंदर मैं आरओसी को बुक सबमिट करता हूं। आरओसी को बुक सबमिट करने के बाद में अगर सेबी को लगता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि स्वप्निल पाटिल क्लासेस ने जो सबमिट किए डॉक्यूमेंट उसमें फ्रॉड है, फिर भी वो लोग मेरे बुक्स को रीओपन नहीं कर सकते unless they take the permission from what? NCLT। अरे बोलो ना, मतलब इन सारे डिपार्टमेंट को अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट जो सबमिट कर, कोई भी कंपनी जब बुक सबमिट करती है और उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगता है नहीं नहीं बहुत बड़ा फ्रॉड, झूठा इनकम टैक्स बताया हुआ है, या फिर उनको सेबी को लगता है बहुत बड़ा कुछ गलत काम किया है, फिर भी दे विल नॉट बी एबल टू ओपन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस व्हाट? दे टेक द प्रायर परमिशन फ्रॉम व्हाट? NCLT। और NCLT ने अगर मना करना है तो NCLT विल गिव व्हाट? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू ऑल दिस गाइज। और NCLT ने जब तक हाँ नहीं बोला तब तक ये लोग उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खोल नहीं सकते। आपकी बार अमेंडमेंट आई, ये बुक्स ऑफ अकाउंट शुड नॉट बी ओपन फॉर मोर देन 8 years। तो ऑब्वियसली बात है अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर 8 साल के लिए मेंटेन नहीं हुए तो रीओपन में तो 8 साल के पूरा नहीं हो सकते। मतलब 2008 में 18 में आप 2010 तक की ही ओपन कर सकते हो, 2010 के पहले का ओपन नहीं कर सकते हो। अरे बोल दो भाई, अगर मान लो क्वेरी आप भी क्या बोलेंगे 2006 के डॉक्यूमेंट्स में क्वेरी है भाई, तेरी क्वेरी है भी तो मेरे पास तो उसके पुख्ता सबूत है ही नहीं, बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है नहीं तो उसका इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता। यही अमेंडमेंट था। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आगे व्हाट इज 133? आप बताएंगे 133 क्या है? सबसे जो बुरी बात इस बार हुई थी 132 में नफरा के ऊपर अपॉइंटमेंट, नफरा के जो सबसेक्शन थे उसके ऊपर अमेंडमेंट होते हैं, और अभी तक आपको पता है नफरा अभी तक नोटिफाइड नहीं है, तो नफरा के अंदर के अमेंडमेंट कैसे एप्लीकेबल हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा ये गंदा काम आईसीआई ने जो अपने नोटिफिकेशन बुक में किया था कि नफरा के ऊपर के नोटिफिकेशन जो है, मतलब सबसेक्शन के ऊपर आए हुए अमेंडमेंट वो हमें एप्लीकेबल है। और सबसे बड़ी बात क्या है, नफरा का 132 अभी तक नोटिफाइड नहीं है, तो इसीलिए बच्चों को पढ़ के कोई फायदा नहीं। आपको पढ़ना है सेक्शन नंबर 133। बताओ बच्चों 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई के लोग बनाते हैं, और आईसीआई के लोग डायरेक्टली किसको देते हैं? सीजी को देते हैं, और सीजी किसको बताएगा? नफरा को देता है। नफरा के लोगों को लगता है बराबर है तो फिर बाद में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। अगर नफरा के लोगों को लगता है कि सही नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आईसीआई को लगेगा इसको ठीक करो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वापस चेक करेगा और फिर उसको बाद में जनहित में जारी किया जाएगा। पर आपको इस चैप्टर में ये भी लिखा है जब तक इस चैप्टर में भी लिखा था ना 129 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो होना चाहिए। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाएगा? इट हैज टू बी, नहीं वो तो बनाएगा, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी जो इंडिया में फिलहाल वो नैक के हिसाब से बने हुए, नैक ने जैसे बोले, पर अपने को 129 में क्या बोल रहे हैं वो लोग? नफरा के हिसाब से। अब नफरा है तो फिर उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो है नहीं। फिर तो प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जब तक नफरा नहीं आएंगे तब तक हम लोग कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करें। इसलिए उन्होंने क्या किया था, इसको यहाँ पे लिखा है कि जब तक नफरा के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं आ जाते तब तक नैक, मतलब इसकी जो पहले वाली बॉडी थी उसके मान्य किए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल के एक्सेप्ट करेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने,
अब मैं बढ़ूंगा सेक्शन नंबर 134 और आपको सभी जानते हैं सिर्फ 5 सेक्शन में मंजिल से दूर हूं, 134 से लेके 138, उसके बाद में चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलो जवाब दो। व्हाट इज सेक्शन नंबर 134? 134 टॉक्स अबाउट व्हाट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट्स एंड व्हाट हाँ जी, यहां पे लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको मुझे जवाब देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट मतलब कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साल भर में क्या गुल खिलाया है, उनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में लिख के उसको जनहित में जारी करना पड़ता है, अर्थात कंपनी के शेयर होल्डर को देना पड़ता है। साथ साथ में कहां पे जाता है मालूम है? ये MCA 21 पर भी अपलोड होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या क्या काम किया वो ROC को भी देना पड़ता है। मतलब हर साल होने के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अब लिखना पड़ेगा कि साल भर में हमने कैसे 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 काम किए, ताकि कंपनी के स्टेक होल्डर ये समझ पाए कि कंपनी में क्या हुआ है साल भर। बिकॉज डे टू डे अफेयर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होते हैं इन्वॉल्व, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होना चाहिए, ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है, ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वैसे अगर आपको देखना तो मैं बोल सकता हूं कुछ बातें, ये देख लीजिए, अगर आपको जानना है कि क्या क्या होता है तो उसकी मेमोरी टिक नहीं मेरे पास में है, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी हम लोग सिर्फ एक बार बता देते क्या क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पे जो लिखे ना स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स जो रेड लाइट से ना रेड वो सारे वर्ड्स जो है ना उसके ऊपर से आप एक एक पॉइंट बना के समझ सकते हो कि उसमें क्या लिखा है। जैसे एग्जांपल परफॉर्मेंस, तो साल भर में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस किया ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। रिस्पॉन्स, ये मेमोरी नहीं जाने तो आप सिर्फ रेड वर्ड्स को देखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपने कभी एक वर्ड देखा होगा गाली, आपने कभी सुना होगा डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कभी सुना है ऐसा? ये क्वेश्चन को सेपरेटली भी ऐसे नहीं पूछा है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। मतलब हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जो इसके पहले सत्यम के कांड के पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट नहीं लिखा जाता था, अब बोलते हैं कि हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये लिखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में ये लिखना चाहिए कि डायरेक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो उसका मेमोरी टेक्निक हमने बनाया था गाली, GAALI। जी मतलब क्या? हमारी ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न है, डायरेक्टर बोलेगा ये मतलब हमारे अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। L मतलब लीगल कंप्लायंसेस पूरे होते हैं। I मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से मेंटेन्ड है। ऐसा हर डायरेक्टर लिख के साइन करके देगा, ताकि कल तक इन 6 में से कोई भी बात नहीं हुई तो डायरेक्टर को खड़े खड़े बजाएंगे और जेल में ठोक देंगे। अगर ये नहीं लिखवा के लेते और कल तक कुछ गलत होता तो डायरेक्टर वुड नॉट हैव बीन होल्ड रिस्पांसिबल फॉर दैट। इसीलिए डायरेक्टर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में लिखवा के लेंगे कि उन्होंने खुद ने इन 6 पॉइंट को चेक किया है। वापस से बोलो, जी मतलब क्या? गोइंग कंसर्न। ए मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ए मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी, ए मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एल मतलब लीगल कंप्लायंसेस, आई मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। ये सारी चीजें किसने चेक की होना चाहिए? अरे बोलो भाई, डायरेक्टर ने। और बताओ ये क्या लिखा है? 186। आप सभी जानते हो 186 इज मेंट फॉर लोन, मतलब साल भर में कंपनी ने किसको किसको लोन दिया ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन नंबर 188? रिलेटेड पार्टी के साथ में साल भर में कौन से ट्रांजैक्शन हुए ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में आना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने कितने अपॉइंट होते हैं, कौन आया था कौन गया था, वो भी सब के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए। अफेयर मतलब क्या? कंपनी के मतलब जो क्या बोलते हैं अफेयर के बारे में होता ना कि कंपनी ने कैसे कैसे सब कंपनी का पूरा बिजनेस मैनेज किया। साथ साथ में फॉरेन मतलब क्या? कंपनी के पास में कितना फॉरेन करेंसी आया, कंपनी ने कितना टेक्निकली इंप्रूव किया, उसके बारे में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में आना चाहिए। मीटिंग मतलब साल भर में कितनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, एज पर सेक्शन नंबर 173 वो भी लिखा होना चाहिए। रिस्की मतलब होने वाले भूकंप, होने वाले अर्थक्वेक के लिए या सुनामी के लिए कंपनी ने कोई प्री प्लान, कोई डिजास्टर रिकवरी प्लान कुछ बनाया है क्या। साथ में समाज मतलब क्या? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनी ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली, प्रपोज डिविडेंड कितना है, प्रपोज रिजर्व कितना ट्रांसफर करने वाली है, और अगर कोई CS और CA ने कभी कंपनी के ऊपर इल्जाम लगाया है तो उनका क्या एक्सप्लेनेशन। आप जानते हो 134 में लिखा था ना, एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। आपने कल सेक्शन पढ़ा था 200 नंबर 204, याद है 204, जिसमें ऑडिटर CS वाला ऑडिटर जो है ना वो बहुत सारे इल्जाम लगा सकता है, तो इस इल्जाम का रिप्लाई यहाँ पे आता है। इतना ही मुझे समझाने दो, क्या मैं बोल रहा हूँ ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ बता रहा था क्योंकि आपको समझना चाहिए सेक्शन है क्या। इसमें कुछ नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट बनता है 100 पेजेस का, उन 100 पेज में क्या लिखा होता है इन सब के बारे में ज्ञान दिया होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में गाली आता है,
ओके अगला सवाल पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बार स्क्रीन पे देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है उस पे कौन से लोगों की साइन होना चाहिए। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट तब माना जाता है जब इस टाइप की साइन वहां पे होती है। जैसे देखो इस पूरे पीपीटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, हु कैन साइन, नंबर 2 में लिखा है ओपीसी एंड अदर। अगर ओपीसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली ओपीसी में क्या होता है, कम से कम कितने डायरेक्टर होते हैं भाई, कम से कम वही के डायरेक्टर होता है, और वहां पे 15 डायरेक्टर मैक्सिमम भी हो सकते हैं, पर ओपीसी में एक ही शेयर होल्डर होता है मिनिमम और मैक्सिमम। तो बताओ ओपीसी में अगर एक डायरेक्टर भी साइन करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे वहां का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथेंटिकेट है। लेकिन सुन इधर इधर सुन लो मेरी बात। बताओ बच्चों, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब तक ऑथेंटिकेट नहीं किया या मतलब साइन नहीं किया, क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हम लोग शेयर होल्डर को भेज सकते? क्या शेयर होल्डर को भेजने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन करना चाहिए कि हमने खुद ने भी चेक किया हुआ है, बगैर साइन किए हुए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साइन किए बगैर ये डेटा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बैलेंस शीट, ये P&L अकाउंट किसको नहीं भेज सकते? शेयर होल्डर बोलेंगे जब तुम्हारा ही भरोसा नहीं तो हम लोग को क्यों भरोसा करवा रहे हो, तुम पहले ऑथेंटिकेट कर लो फिर हम लोग पढ़ेंगे। अब बताओ अगर कंपनी ओपीसी नहीं मतलब नॉर्मल कंपनी है तो क्या होगा? अगर उस केस में चेयरपर्सन और लिखा है और एंड लिखा है, अब बताओ ये और एंड में का फर्क क्या हुआ? मतलब चेयरपर्सन तो साइन कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, बोलो भाई, चेयरपर्सन ने साइन करना चाहिए, ये चेयरपर्सन साइन करेगा। और क्या लिखा है? अगर चेयरपर्सन नहीं है तो कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर आउट ऑफ विच वर्ड? वन शाल भी, क्या लिखा है, क्या था वन शाल भी? हाँ वन शाल बी एमडी। अच्छा बताओ कौन साइन करना चाहिए? चेयरपर्सन साइन करेगा। और चेयरपर्सन कभी हर कंपनी में चेयरपर्सन होना जरूरी नहीं है, तो चेयरपर्सन नहीं होगा तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, उसमें से एक कौन होना चाहिए? एमडी होना चाहिए और एक नॉर्मल डायरेक्टर होना चाहिए। और साथ साथ में अगर सीएस है तो सीएस साइन करेगा, बराबर है। और अगर उस कंपनी में सीईओ अगर वो डायरेक्टर तो वो भी साइन करेगा, और सीएफओ है तो साइन करेगा। मतलब ये तीनों को कंपलसरी है, सीएफओ है तो साइन करेंगे, सीईओ अगर वो डायरेक्टर वाला है तो वो साइन करेगा, और सीएस है तो साइन करेगा। तो कौन से 2 चीजें ऑप्शनल है सिर्फ? अगर चेयरपर्सन ने साइन किया तो एमडी और वो 2 डायरेक्टर वाली कंडीशन नहीं, और चेयरपर्सन नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे और उनमें से एक एमडी होना चाहिए, और ये दोनों को बाजू कर दो। पर ये जो 3 लोग अब आ रहे हैं वो तीनों तो कंपलसरी साइन करेंगे, एक सीएस करेगा ही करेगा, सीईओ डायरेक्टर है तो वो तो करेगा, और कंपनी का सीएफओ तो फाइनेंस वाला है तो वो तो करेंगे। पर ये है तो करेगा, हर कंपनी में सीएफओ सीएस होंगे जरूरी? अगर होंगे तो करेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने 135, आप सभी लोगों ने सुना होगा 135 सीएसआर की बात करेंगे। बताओ बच्चों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कौन से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमिटी कौन से लोग कौन से कंपनी को एप्लीकेबल है? ऑल दी, बताओ जल्दी से। कॉर्पोरेट लिस्टेड एस्टेड कुछ नहीं बोलते इस, यहाँ पे ऐसा मत बोलना ऑल दी लिस्टेड एंड ऑल। यहाँ पे 1000 करोड़ 500 करोड़ 5 करोड़ है, वहां पे लिस्टेड अनलिस्टेड का कोई चक्कर ही नहीं है। ये ऐसा अनोखा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखो कई लोग कंफ्यूज क्यों होते मालूम है? ये इतना ही प्रॉब्लम है, आपने सिर्फ क्लासेस में पढ़ा है और आपके टीचर्स ने आपकी रिवीजन नहीं करवाई। समझ में आ रहा है? और मैं हमेशा, आप समझ गया मेरा टीचिंग का पैटर्न ऐसा क्यों है, मैं क्यों बार बार रिवाइज कर रहा हूं? मुझे मालूम है ये प्रॉब्लम आती है। क्या फायदा आपका कॉन्सेप्ट पढ़ के जब कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आते? बोलते बहुत डेप्थ में जाऊंगा, डेप्थ में जाके फायदा क्या है? आपको ये भी पता नहीं लिस्टेड, आपको एग्जामिनेशन में तोते की तरह लिखना पड़ता है, याद आएंगे तो लिखेंगे, फुकट में ठोकते आएंगे। सीएसआर का मतलब जानेंगे क्या फायदा कर, सीएसआर का किसको एप्लीकेबल यही पता नहीं है। इसीलिए क्या जरूरी है लॉ के क्वेश्चन में आपको पढ़ना भी है और बार बार, इसलिए मैं अपनी क्लासेस में बहुत बार रिवाइज करवाता हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि आपको जो समझ रहा है, आप खुद देखो कैसे हो गए आप। आपको ये लग रहा है साले ये कैसे याद होगा, एक दिन में याद नहीं होगा, इसको बार बार आपको ये लेक्चर देखना पड़ेंगे। और यही चीज मैं अपनी क्लासेस में करता हूं, बार बार रिवाइज कराता हूं। मुझे मालूम है आपके चेहरों को देख के लग रहा है। इधर देखो मेरे पास, अब बताओ ये 1505 करोड़, यहाँ पे लिस्टेड अनलिस्टेड का चक्कर नहीं, 1000 करोड़ टर्नओवर, 500 करोड़ क्या लिखा है नेटवर्थ, और 5 करोड़ क्या लिखा है नेट प्रॉफिट। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना, उस कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का कमिटी लाना जरूरी है। मुझे बताओ एक बात, अगर कोई कंपनी ने सीएसआर नहीं किया तो क्या होगा? मान लो तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल करता है और नहीं किया तो क्या होगा? सही बात बोल तो यह है कि सीएसआर करना नहीं करना ऑप्शनल है। सर क्या बात कर रहे हैं? तो ये कंपलसरी क्या है? कंपलसरी कमिटी लाना है। वो कमिटी सीएसआर में पैसे लगाएंगी नहीं लगाएंगी उनका ऑप्शनल मैटर। सिर्फ उनको अगर नहीं लगाएंगे तुमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन 2% का जो करना चाहिए था वो किया क्यों नहीं, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। पर आज की नैतिक जिम्मेदारी है भारत के नागरिक और भारत की कंपनी होते के नाते, हर कोई कंपनी जब वो इस दायरे में आती है वो करती बिकॉज ये स्टेटस और इमेज का और प्रेस्टीज का सवाल है। अगर तुम नहीं करते, लोग बोलते लूटे रहे, इंडिया को लूट रहा, तो इतना काम नहीं कर सकता। मतलब तुम्हारे तरफ देखने का नजरिया जो है ना, लोग तुम्हें डाकू की तरह देखते हैं। मतलब कोई कंपनी को अपनी छवि बनाना है ना मार्केट में, वो 2% नहीं 5% लगाते हैं, ताकि लोग उनके बारे में समाज में अच्छा बोले। और समाज के ऊपर जो प्रतिमा, जैसे कि बाबा रामदेव क्यों फेमस है आज? क्योंकि बाबा रामदेव समाज के लिए बहुत कर रहे हैं, इसलिए बाबा रामदेव के प्रोडक्ट लोग खुद से होके ले रहे। क्यों? नहीं, अच्छा आदमी, इसलिए लोगों ने
वो HUL को छोड़ दिए, बिकॉज उन्होंने क्या बोला, HUL कमाता इंडिया के बाहर लग जाता, मैं कमाता हूँ गरीबों में लगाता हूँ। लोग बोलते यार सही बात बोल रहे हैं, लो इसकी प्रोडक्ट लो। लोगों को क्वालिटी नहीं समझ में आ रही, लोगों को आदमी समझ में आ रहा है। इसलिए CSR भले ही कंपलसरी नहीं है डिस्क्लोजर पर, जो CSR के फॉलो में आता है, इसमें आता है कंप्लायंस में, लोग उसको करते ही करते। आप मुझे बताओ CSR की कमेटी क्या करती है? CSR की कमेटी क्या करती है? रिकमेंड करती है कि शेड्यूल 7 में कहां पे हम लोग, शेड्यूल 7 जानते हो, शेड्यूल 7 में लिखा है स्लम एरिया में, स्लम एरिया डेवलपमेंट में कर सकते हो, रूरल एरिया डेवलपमेंट में पैसे लगा सकते हो, आप गंगा को स्वच्छ करने के लिए, स्वच्छ भारत के लिए पैसे लगा सकते हो, वो हंगर के लिए लगा सकते हो। आप याद है आपको ये सारे पॉइंट? आपके जो विडोज के लिए, जो हमारे जो सोल्जर के विडोज होती है उनको कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, हमारे रूरल एरिया को डेवलप कर सकते हो, एजुकेशनल सिस्टम के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्वेलिटी के लिए, ये जो सामाजिक काम के लिए जो पैसे लगे, स्कूल्स खोल सकते हो गरीबों के लिए। मतलब इन, और ये डेफिनेशन जो है ना वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। इसका मतलब क्या है, इसके जैसे और भी कुछ काम होंगे जो भले इस लिस्ट में नहीं है, उनके जो सामाजिक हेतु अच्छे हैं उसके ऊपर कंपनी कंट्रीब्यूट कर सकती है। ये मत समझना इनमें से लगाना है, इनके जैसे और भी कोई जहां पे समाज को जरूरत है वहां पे पैसे लगाएंगे चलेगा। कितने पैसे लगाना चाहिए? पिछले 3 साल के प्रॉफिट के, पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2% जितना पैसा आएगा उतना पैसा अपने समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? और व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कमिटी? ये कमिटी बार बार देखेगी कि शेड्यूल 7 में कहां पे पैसे लगा सकते हैं, फिर वो किसको इंस्ट्रक्ट देंगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने सोच के उसमें पैसे लगाएगा और बाद में ये भी चेक करेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सच में पैसा लगाया कि नहीं लगाया। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा कर रहे लगा दे, डिक्लेयर करता हो, डिक्लेयर तो पूरे इंडिया करता है, पर ये भी चेक करना जरूरी है कि उतने पैसे वाकई में है वो लगाए हैं या नहीं। और ये सारी कमेटी को हर बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में लिखो कि तुमने किस किस जगह पे CSR किया हुआ है, ताकि पब्लिक को समझे कि तुमने कितना CSR किया हुआ है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? भारत के बाहर में अगर आप CSR करना चाहते हो कर सकते हो, बिल्कुल अलाउड नहीं। और स्पेशली अगर मान लो जैसी जो कंपनी पूना में, एग्जांपल बात कर रहा हूं, पूना की जितनी कंपनी फॉर एग्जांपल महिंद्रा चाकन में है, तो महिंद्रा ने हमेशा सोचना चाहिए कि वो चाकन में ही डेवलपमेंट ज्यादा, जहां का नमक खाया वहां का डेवलपमेंट ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि जहां के देखो कोई भी कंपनी पूना में पानी यूज कर रही है तो उसके से पूना के लोग सफर कर रहे हैं, तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या करना चाहिए? पूना के लोगों के लिए करना। जहां का नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं ना तुम, तो वहां पे ज्यादा CSR एक्टिविटी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए CSR वो करते। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपने वो किया, वैसे भी आप अपने एम्प्लॉय को खाना खिलाते थे, आपने एम्प्लॉय को खाना खिला दिया और आप बोल रहे आप CSR है, ऐसा नहीं। वो एनीवेज आपके एम्प्लॉय थे, वो आपका, आपने बिजनेस में डिस्काउंट दिया, बोले मेरा डिस्काउंट ही मेरा CSR है, वो बिजनेस एक्टिविटी है। हाँ, आपने जानबूझ के गरीबों के लिए कुछ अलग से दुकान खोली जहाँ पे फ्री में बांटते हो, मतलब आपका वो काम नहीं बना। इसी कोई हॉस्पिटल में ऐसा किया है कि आप रेशन कार्ड बताओ या BPL दिखाओ, उसके बाद में हमें समझ में आएगा तो हम आपको खास अलग तरीके से डिस्काउंट देंगे। मतलब वो डिस्काउंट सबके लिए अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में उसको CSR माना जाएगा। समझ में आया? हो गया। अगला सवाल ये रहा मेरा आपके सामने अब। अच्छा, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करे तो उसको CSR मानेंगे क्या? कमाल करते, ऐसा थोड़ी ना होता है। बोले BJP को दिए समाज सेवा रही, ऐसा नहीं होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सेक्शन नंबर 136, आखिरी 3 सेक्शन इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। मेरा एक सवाल है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। आज से पहले आपने चीज समझी नहीं होंगी, आज जो मैं समझाने जा रहा हूं। बताओ, सबसे पहले अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है? बोलो हाँ। फिर बाद में ये बुक्स कौन चेक करता है? नहीं, ऑडिटर चेक नहीं करता। अभी तो मुझे बताओ उसके बाद में डेटा कहां जाता है? ये बुक्स ऑफ अकाउंट जाती कहां है? फिर पहले उसको एक्सेप्ट कौन करता है, फिर एक्सेप्ट कौन करता है, फिर एक्सेप्ट कौन करता है? कौन 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 करता है? जल्दी से बताओ। अब देखो, मैं आपको सवाल देखो, अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग किया तो बैलेंस शीट बन गई। उसके बाद में क्या डायरेक्टली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर के पास जाएंगे क्या? ऑडिटर बोलेंगे जब तक यहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करते, साइन नहीं करता ना, मैं ऑडिट नहीं करता। नहीं तो बाद में ऑडिटर बोलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे हमने तो दिया नहीं था, हमको तो मालूम था ये गंदी है, ऐसी बैलेंस शीट कोई बनाता है क्या? एक काम करता, तू चेक कर ले, तू साइन कर, फिर बाद में मैं चेक करता। पहला नंबर अकाउंटेंट, दूसरा नंबर कौन? बोर्ड, तीसरा नंबर कौन? ऑडिटर। फिर ऑडिटर ने ऑडिट करने के बाद में एज पर सेक्शन नंबर 136 वो मीटिंग के 21 दिन पहले शेयर होल्डर को भेजी जाती है। और शेयर होल्डर को ऑडिटेड चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज वो बोलेंगे सर अनऑडिटेड हमको क्यों भेज रहे? पहले तुम ऑडिट करो। ऑडिट, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर को ऑडिट रिपोर्ट समझ में आता है, ऑडिट नहीं समझ में आता है, बैलेंस शीट समझ में नहीं आता, इसलिए वो सब डेटा हमने ऑडिटेड बैलेंस शीट किसको भेजी? फिर मीटिंग हुई, मीटिंग में अडॉप्ट हुई, अडॉप्ट होने के 30 दिनों के अंदर ROC में सेंड किया गया।
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस बिहाइंड दिस? वापस बोलो, नंबर 1 अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग किया, नंबर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक्सेप्ट किया, फिर बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसका ऑडिट किया, फिर बाद में शेयर होल्डर को 21 दिन पहले भेजा एज पर सेक्शन 136, और बाद में मीटिंग में वो अडॉप्ट, मीटिंग में चर्चा हुई, मीटिंग हुई मतलब, और बाद में क्या होगा 137 में जो अडॉप्ट हुई बैलेंस शीट है उसको 137 के हिसाब से आरओसी को 30 दिनों के अंदर भिजवा दिया। आपसे मेरा एक सवाल है, जवाब देंगे दोस्तों। 136 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट किस किस को भेजना जरूरी है? कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, नंबर 2 डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर ट्रस्टीज को, या फिर तीसरा उनकी कोई भी लीगल हेयर को। कितने दिन पहले भेजना जरूरी है? 14 दिन या 21 दिन? 21 डेज पहले। और जहां तक कि वो इसका सवाल है, सेक्शन 8 का सवाल है, 14 दिन पहले दे सकते। वापस बताओ क्या बोला मैंने? किसको देना चाहिए? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को या डिबेंचर ट्रस्टी को, और साथ साथ में उनके लीगल हेयर को भी दे सकते हैं। दूसरी बात, कितने दिन पहले जाना चाहिए? 21 डेज। और एज लॉन्ग एज व्हाट सेक्शन 8 इज कंसर्न, 14 डेज पहले जाना चाहिए। आपसे मेरा सवाल है, क्या क्या देना चाहिए? बैलेंस शीट जाना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाना चाहिए, बोर्ड रिपोर्ट जाना चाहिए, ऑडिटर का रिपोर्ट जाना चाहिए, सब कुछ भेज दिया। अब मुझे बताओ भेजते कैसा है? भेजते कैसा है मतलब जो कंपनी लिस्टेड होती है ना, और फिर या जो लिस्टेड नहीं होती, जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा क्या होता है नेटवर्थ, और जो टर्नओवर होता है 10 करोड़ से ज्यादा, दोनों के दोनों में से दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई ना, उन लोग को अलाउ किया है इंडिया में कि वो वेबसाइट, उन लोग को अलाउ किया वो ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। अन्यथा सारे कंपनी जो छोटी छोटी होती है ना, उनको बोला है कंपलसरी तुम फिजिकल कॉपी में ही भेजना। पर इन दो टाइप के लोग, कौन से दो टाइप? लिस्टेड, और दूसरी कौन सी है? 1 करोड़ और 10 करोड़। 1 करोड़ क्या नेटवर्थ, 10 करोड़ क्या लिखा है? दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, नेटवर्थ और टर्नओवर की। अगर तो फिर उस केस में वो कहां भेजा जाएगा? कोई बोल रहा नहीं, कहां भेजा जाएगा? वो भेजा जाएगा किसको? वो भेजा जाएगा कंपनी के सारे लोगों को। पर मेरा एक सवाल है, क्या उस केस में अगर मान लीजिए अगर ऐसे टाइप की कोई कंपनी नहीं, तो उनको किस में भेजना पड़ेगा? वो कंपलसरी फिजिकल फॉर्म में भेजना पड़ेगा। पर मुझे बताओ, लिस्टेड कंपनी फिजिकल फॉर्म में भेजना चाहती है तो भेज, तो फिजिकल तो सबके लिए ओपन है भाई, फिजिकल में टेंशन नहीं है। पर जिसको इलेक्ट्रॉनिक से फायदा होगा, बहुत सारा प्रिंटिंग कॉस्ट और बहुत सारा कुरियर कॉस्ट इन्हीं यही कंपनी बचा सकती है। कौन सी? लिस्टेड, और दूसरी जो 10 करोड़ 1 करोड़ वाली। मेरा एक सवाल है, पर अगर ये जो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज रहे हैं, उनको और एक चीज कंपलसरी है कि उनको अपनी वेबसाइट पे भी ये सारी चीजें अपलोड करना पड़ेगा। इनकेस किसी को ईमेल नहीं मिला तो वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। बराबर बोल रहा हूं? और एक बात बताओ, मेरा एक सवाल आपसे है, एवरी कंपनी हैविंग व्हाट ऑल द सब्सिडीज एंड सब कुछ, उन सब्सिडीज का समराइज डेटा आपको भेजना जरूरी होता है। पर सब्सिडीज का डिटेल्ड अगर बैलेंस शीट चाहिए तो हर कंपनी अपने वेबसाइट पे रखती है। अगर किसको चाहिए तो डाउनलोड करके ले सकता है। और कोई आदमी बोला मुझे डाउनलोड नहीं करना, मैं कंपनी के हेड ऑफिस में आ रहा हूं, मुझे प्रिंट आउट दो, तो आपको झक मार के प्रिंट आउट देना पड़ेगा। अगर कोई प्रिंट आउट मांगने आ गया तो बराबर है, दैट्स ऑल। लिखा देखो, सेपरेट आपने अपनी वेबसाइट पे चढ़ाना चाहिए। और अगर कोई मान लो बोलेगा नहीं भाई ये जो, पहली बात तो ये जो अपन बेचते हैं ना वो भी कोई चेक नहीं करता, ये सब किताब। मुझे बताओ आज तक तुम्हारे घर में कितने एनुअल रिपोर्ट है, कभी आपने देखा भी? अरे क्या मतलब है, अपना सीए खत्म नहीं हो रहा, लोगों का बैलेंस शीट क्या है, उसका क्या क्या उखाड़ लेंगे। अरे वो कौन चेक करता है? मैं आपको समझाऊं, जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर होते हैं ना, वो ऐसे पे आप 1000-2000 करोड़ लेके बैठे हुए, आपको समझ रहा नहीं किधर लगाना है। वो तब की बात है एनालिसिस करके कुछ तो, या अपना ही खत्म नहीं हो रहा, या थ्योरी पढ़ के मर रहे। प्रैक्टिकल को अपने पैसे कब आएंगे, अपन लगाएंगे कब, वो टाइम बता, ये पहले खत्म कर लो एक बार। बात करो बच्चों, सेक्शन नंबर 137 की आपके सामने बहुत ही अच्छा सेक्शन आपके सामने। बच्चों बताओ, मीटिंग अगर हुई, पहले बताओ जल्दी से ध्यान में बताना, मीटिंग अगर हो गई और वो अडॉप्ट भी हो गई, क्या बोला मैंने? मीटिंग भी हो गई, अडॉप्ट भी हो गई, मीटिंग भी हुई। अडॉप्ट होना समझता है? अडॉप्ट का मतलब क्या है? वहां के शेयर होल्डर बोले बराबर है, बराबर है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मीटिंग हुई, अडॉप्ट हो गई। उसके बाद बताओ, जिस दिन ये मीटिंग हुई थी 30 दिनों के अंदर वो आरओसी में सबमिट करना जरूरी। दूसरी बात, मीटिंग हुई, अडॉप्ट नहीं हुई तो अनअडॉप्टेड भी आपको मम्मी को भेजना पड़ेंगे। अनअडॉप्ट का मतलब क्या मालूम? क्या? मान लो कोई एक्सपेंसेस था पेंडल अकाउंट में, लोग लड़ लिए उस पे से, साहब इतना एक्सपेंस हो ही नहीं सकता, तो आधे शेयर होल्डर बोल रहे हैं नहीं नहीं हमको एक्सेप्टेड ही नहीं, ऐसा कैसा हो गया इतना खर्चा। अब वो मीटिंग हो गई एडजन, तो अनअडॉप्टेड भी आपको उस दिन से 30 दिनों के अंदर सबमिट करना पड़े, भले ही उसको क्या नाम देंगे हम लोग, प्रोविजनल। पर एक बात मैं पूछूं आपसे, जब वो एडजन मीटिंग वाकई में होंगी और उस दिन वापस अडॉप्ट हो गई तो फिर से एक बार भेजना पड़ेगी कि नहीं? भेजना पड़ेगी, पॉइंट टू बी नोटेड। तीसरी बात, मीटिंग किस नहीं हुई भूकंप आ गया था, मीटिंग नहीं हुई,
फिर भी 30 दिनों के अंदर भेजना जरूरी है, पर आपकी बार ये भी लिख के देना जरूरी है कि वाई द मीटिंग वॉज नॉट कंडक्टेड। वो अनअडॉप्टेड बैलेंस शीट बिकॉज मीटिंग हुई नहीं, पर आपको उसके साथ में एक चीज और देना पड़ेगी कि आखिर किस वजह से मीटिंग नहीं हुई। इसी तरह से सेक्शन नंबर 137 भी खत्म हुआ है। एंड व्हाट इज सेक्शन नंबर 138 गाइस? ये है 138 आपके सामने दोस्तों। 138 का नाम है इंटरनल ऑडिटर। आप मुझे बताओ इंटरनल ऑडिटर और सेक्शन नंबर 139 में क्या फर्क है? 138 का जो ऑडिटर होता है वो इंटरनल होता है, वो कंपनी का एम्प्लॉय जैसे काम करता है, राइट? वो रात दिन वही रहता है, रात दिन मतलब क्या, वो रेगुलर आने वाला काम है। स्टैट ऑडिटर जो 139 में आता है वो जरूरी नहीं कि रोजाना बेसिस पे है, वो तो कभी कभार आता है। वो चेक करता है कि सारे कंप्लायंसेस बराबर है कि नहीं। इधर देखो मेरे पास 138 का जो इंटरनल ऑडिटर है वो कौन से कंपनी के लिए कंपलसरी लगता है? जो कंपनी लिस्टेड है। बोलो जल्दी से, बराबर ना? अरे बोलो भाई, जो कंपनी लिस्टेड उसको लगता है। जो अनलिस्टेड कंपनी वहां पे लिखा 25, 50, 100, 200। कैसे करना? 25, 50, 100, 200। 25 मतलब क्या? उसका लिखा DPLT, D फॉर डिपॉजिट, P फॉर पेड अप, L फॉर लोन, T से व्हाट? टर्नओवर। 25, 50 ऐसे सीक्वेंस में बोलने का, 25, 50, 100, 200 DPLT, वो जो भी आप समझ जाओगे। और अगर मैं इसकी बात करूंगा प्राइवेट कंपनी के लिए तो सिर्फ LT लगता है उसको, नीचे के 2 पॉइंट, LT लोन एंड T से टर्नओवर। अब इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ये चारों के चारों नहीं, अनलिस्टेड के लिए चारों में से एक और प्राइवेट कंपनी को दोनों में से एक, कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है उनको झक मार के इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा कंपलसरी। बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी तो एक इंटरनल ऑडिटर रख लो, क्या प्रॉब्लम है? बताओ इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? CA, CW और इनके जैसा कोई भी। वहां पे लिखा ना एनी अदर पर्सन। मुझे बताओ क्या मतलब बीकॉम वाला रह सकता क्या? वहां पे लिखा है एनी अदर पर्सन। अरे जल्दी बताओ भाई, ऐसा कहां लिखा है? हाँ, ऐसा क्या लिखा? एनी अदर पर्सन डिसाइडेड बाय बोर्ड लिखा है ना, तो CA, CS, बीकॉम भी चल जाएगा, एनी अदर पर्सन लिखा है तो अदर बीकॉम इज ऑल्सो प्रोफेशनल पर्सन, एजुकेटेड हो जाता है। चलो फिर डॉक्टर को भी रख लेता, डॉक्टर इज ऑल्सो प्रोफेशनल। इसके लिए हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में वो एक पढ़ते हैं, आप कौन है कि रूल, दूध, छाछ, बटर, पनीर एक्सेट्रा इजिज्म जनरेस। अब वो एक्सेट्रा का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो दूध से बनी हुई है, दूध, छाछ, मलाई, लस्सी, आइसक्रीम, पनीर एक्सेट्रा। अब वो एक्सेट्रा का मतलब लिपस्टिक नहीं होगा, काजल नहीं होगा, लाइनर नहीं होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसका मतलब कोई भी ऐसी चीज। अब वो जो एक्सेट्रा डिपेंड करता है एक्सेट्रा के पहले क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब CA, CW और उसके जैसा कोई भी एनी अदर पर्सन। तो मतलब आप जो कह रहे थे सही है कि CA, CW और उसकी जैसा फाइनेंस वाला कोई भी बंदा, बराबर है। अच्छा एक सवाल, क्या वो आपके कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या वो प्रैक्टिसिंग नहीं रहा? डू यू थिंक ही इज रिक्वायर्ड टू बी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट? नॉट रिक्वायर्ड टू बी, बराबर है, ये बात क्लियर है। इसी के साथ में हमारा ये सेक्शन भी हो रहा है खत्म। कैन यू प्लीज रिकॉल ऑल दिस सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर? कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, बोलो भाई, बोलो जल्दी से। अरे बोल दो ना, क्या मजे ले रहे हैं? सेक्शन नंबर 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन नंबर 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन नंबर 130 रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन नंबर 133 नफरा, सेक्शन 134 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट बोर्ड रिपोर्ट, सेक्शन नंबर 135 CSR, सेक्शन नंबर 136 आ रहा है कि 21 दिन पहले आपने अपने शेयर होल्डर को मिलना चाहिए डेटा। 137 में ROC को 30 दिनों के अंदर सबमिट करना चाहिए। सेक्शन नंबर 138 इंटरनल ऑडिट। इसी के तरह से हमारा दिस चैप्टर इज ऑल्सो और दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर। देखना एक बार इस चैप्टर के सारे अमेंडमेंट भी जो थे वो भी हमने, देखो इस चैप्टर में जहां पे एक अमेंडमेंट था, कौन सा सेक्शन नंबर 130 में, वो हमने अमेंडमेंट कर लिया। उसके बाद में एक और एक अमेंडमेंट है क्या इस चैप्टर में? था क्या कोई? एक बार देख लेता हूं मैं, कोई अमेंडमेंट हो गई तो खत्म कर लो। हाँ, 136 में एक अमेंडमेंट आया था इस चैप्टर में, क्या मैं वो रीड कर सकता हूं? अरे अमेंडमेंट तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। अरे यार, अरे कुछ बोलेंगे क्या? व्हाट इज दिस? एक बार चेक करो, ये क्या लिखा है? इफ द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर सेंट लेस देन 21 days बिफोर डेट ऑफ मीटिंग, दे शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली सेंट इफ इट इज सो एग्रीड बाय मेंबर्स। अ कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल होल्डिंग। मैं आपको बताता हूं क्या बोल रहे हैं। एक सेक्शन 101, ये उसका कॉपी पेस्ट किया हुआ है। वो 101 में क्या लिखा था मालूम है? 101 में बोलते हैं कि कंपनी के मीटिंग के पहले 21 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। वहां पे सिर्फ नोटिस की बात है, ये नोटिस नहीं। ये क्या बोल रहा है? नोटिस के साथ में
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट देना चाहिए। उस नोटिस वाले सेक्शन में क्या लिखा था मालूम है? 21 दिन पहले देना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 21 दिन पहले? तुम्हें 21 दिन पहले का मतलब समझता है? चलो आज की तारीख है मान लो 25, तो 21 दिन पहले का मतलब होता है 4 तारीख से पहले कभी भी आप बेच सकते हो, 2 महीने पहले भी चलेगा। मतलब 21 दिन पहले का मतलब ऐसा नहीं कि आज की तारीख 25 है और तुम 23 तारीख को उसके घर पे, ऐसा मतलब नहीं है। 18 तारीख को 21 दिन उसके हाथ में पूरे होना चाहिए वो डेटा पढ़ने के लिए। मतलब उसके घर पे 21 दिनों पहले, मीटिंग के 21 दिन पहले उसके घर पे वो पहुंच, ताकि वो 21 दिन मिले उसको पढ़ने को। यही सेक्शन क्या बोलता है 101, अगर 95% से ज्यादा हमारे कंपनी अगर शेयर कैपिटल है तो 95% से ज्यादा शेयर कैपिटल वाले लोग अगर हाँ कह दे, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 95% से ज्यादा वोटिंग पावर वाले लोग अगर हाँ कह दे, तो 21 दिन अगर नहीं भी मिल रहे और उन्होंने बोल दिया 8 दिन पहले भी चलेंगे तो चलेंगे। अरे 100 में से 95% लोगों को प्रॉब्लम नहीं, वो बोल रहे 8 दिन बस है हमको पढ़ने के लिए, तो प्रॉब्लम क्या है? अमेंडमेंट ओवर। क्या समझाए बताओ? मतलब 21 दिन आपके समय पूरे पढ़ने के लिए एक्चुअल में चाहिए लॉ के हिसाब से, पर अभी क्या अमेंडमेंट आया 95% क्या लोग बोल रहे काय को तो लगते 21 दिन, हाँ 5 दिन पहले भी अच्छा चलता है। पर कितने लोग एग्री होना चाहिए? 90। वो एग्री होना मतलब बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अगर हो ही गए तो कोई बात ही नहीं, मतलब इतने लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ठीक है अमेंडमेंट। और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो दिन से कहेंगे ना, आप तो बोलेंगे आपने याद क्या किया, 21 दिन याद किया, वो बोलेंगे यार 16 दिन पहले भेजा उन्होंने, पर 95% लोगों ने हाँ बोला था, फिर आप बोलेंगे हाँ चलेंगे। मिनिमम 95% है। अंडरस्टूड? क्लियर? आगे बढ़े। अमेंडमेंट इज ओवर। ये अलग जिंदगी है इनकी। और देखो और एक अमेंडमेंट पढ़ना, every listed company having subsidiary or subsidiary shall place separate audited accounts in respect of each subsidiary on its website। बहुत अच्छी बात है। If any listed company which has a subsidiary incorporated outside India, आपको मैंने ये बात पहले बताई थी कि अगर हमारी कोई सब्सिडरी इंडिया में है तो उन सबका सब्सिडी का डेटा अपने वेबसाइट पर डालना चाहिए, और पर भेजने की जरूरत नहीं है। अगर किसको चाहिए तो वो क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है। अब बोल रहा है कि तुम्हारी फॉरेन सब्सिडी, कौन सी सब्सिडी? फॉरेन। प्रॉब्लम क्या है उनके फॉरेन का? उनकी करेंसी अलग है, उनका ईयर अलग है, और जरूरी नहीं कि वो शेड्यूल 3 में बनाए। अब बताओ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मेरी इंडिया के बाहर 2-4 मैं रिलायंस हूँ, रिलायंस की बहुत सारी फॉरेन सब्सिडीज भी है, अब सोचो उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, उधर का फॉर्मेट ही अलग है। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या, सबमिशन से ज्यादा ये इस फॉर्मेट में ट्यून कैसे करे उसको। अब देखो क्या लिखा है, वेयर सच ए फॉरेन सब्सिडी इज स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड prepare CFS under any law of the country of its incorporation. Requirement of this provision shall be made if CFS of such foreign subsidiary is placed on website। समझा क्या बोला? अगर मान लीजिए वो जो सब्सिडरी है उसके भी बहुत सारे उधर सब्सिडरीज हैं, उसके भी, और उन्होंने अपने अपने खुद के तरीके से उसका खुद का CFS बनाया हुआ है, तो वो CFS एज इट इज भी अपलोड कर दिया तभी चलेगा। नहीं समझे? मतलब किसके ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उसका खुद का अगर CFS उसका खुद का सब्सिडरी लाके, ऐसा नहीं, इंडिया के फॉर्मेट में होना भी जरूरी है। देखो नीचे लिखा है, वेयर सच फॉरेन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड अंडर एनी लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अब उसकी इनकॉर्पोरेशन मान लो USA है और वो रिलायंस की सब्सिडरी है, और वहां पे उस सब्सिडरी को ऑडिट करना जरूरी नहीं उस कंट्री में। तो क्या बोला है, which does not get such a financial statement audited holding Indian listed company may be placed unaudited। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अभी तक आपने क्या पढ़ा था, ओनली ऑडिटेड ही शेयर होल्डर को भेजना चाहिए, ऑडिटेड ही एक्सेप्ट होंगी मीटिंग में, और ऑडिटेड ही ROC को चलेंगी। बराबर चल रहा है भाई साहब? अरे कुछ तो बोलो। तो ये क्या बोल रहा है, आप जो 21 दिन पहले, बोलो जल्दी से, 21 दिन पहले जो अपने शेयर होल्डर को भेज रहे थे या अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते, वो हमेशा ऑडिटेड थी। पर अगर मान लो अगर आपकी युगांडा में कोई सब्सिडरी है और वहां पे ऑडिटरीज नहीं और ऑडिट होता ही नहीं, ऑडिटर नहीं, CA नहीं बनते वहां, और जो ऑडिटर सिर्फ जाते वो आते नहीं, तो आप मुझे बताओ वहां पे ऑडिट होता नहीं, तो आपके रिलायंस के तुम्हारे लिए वहां पे ऑडिटर भेज के अपने जान जोखिम में डालेगा। उधर अगर ऑडिटर चलता है उस कंट्री में, तो इंडिया में भी उसको अनऑडिटेड रहेंगे तभी कोई अरे ये सही हुआ होगा ना ऐसा, ये किसी ने तो कंप्लेन किया होगा, बजाया होगा किसकी, तो
या तो एमसी को किसने बड़ा चिट्ठी लिख के देगा, बेटा वहां पे ऑडिट नहीं चलता और तुम्हारे में इतना दम है ना तो तू जाके ऑडिट करा, फिर मैं तेरे को पैसे देता। ऐसा किसका तो ये सेक्शन ऐसा नहीं आया है, किसको तो अखरा होगा ये जिंदगी में। अभी इंडिया के लोगों का भी बहुत सब्सिडी होगा वर्ल्ड में कितने, तो किसको तो ऐसा होगा। इतना ही बड़ा एक छोटा सा पॉइंट उठाया उसने, मतलब उधर अनऑडिटेड होगा ना तो फिर इधर अनऑडिटेड लाए। ये किसी के साथ में हुआ कार्यक्रम है, उसके वजह से अमेंडमेंट, ऐसा एकदम चुल्लू सा अमेंडमेंट गुजरने की क्या जरूरत थी। मतलब ये किसी ने नहीं कहा एमसी की बजाय होगा, बेटा तुम लोग को रूल्स तो बना दिए, लाए कहां से ऑडिटर, तो उनको अलाउड कर दिया। तो बताओ फॉरेन सब्सिडरी की अगर डेटा अगर उसने अपने सीएफएस को भी अपलोड किया होगा, अगर अपने फॉर्मेट से नहीं भी किया होगा, अगर उसने उधर का भी कर दिया होगा तो वो एज इट इज अपलोड किया तो चलेगा। और दूसरी बात बोलो, अगर उधर के कंट्री में ऑडिट करना जरूरी नहीं है और अनऑडिटेड भी अगर हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, बोलो जल्दी यार, तभी भी चलेगा। इसी के साथ में ये चैप्टर के अमेंडमेंट भी खत्म।